हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी। मैं गौतम कुमार। आज हम लोग जो मैराथन सीरीज हमारी चल रही है अलग अलग सब्जेक्ट के, उसमें फार्माकोलॉजी के मैराथन सीरीज का 8 पार्ट यानी कि 8वां पार्ट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली ऑटोक्वाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स जो हैं उनके कुछ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे आपको पहले से पता है कि ये प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं किसी फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में या तो पूछे जा चुके हैं या उन्हीं चैप्टर्स से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हो सकते हैं वो आपके लिए हम कलेक्ट करके लाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन जो CGHS दिल्ली 2018 का है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स। इनमें से लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स कौन से हैं? आपने पढ़ा होगा कि लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स होते हैं, अमीनो एसिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स होते हैं। तो इनमें से लिपिड डिराइव्ड नहीं है, नॉट पूछा जा रहा है स्टूडेंट, जो लिपिड डिराइव्ड नहीं है। तो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ल्यूकोट्राइन। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का मतलब है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन क्या होते हैं? प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर होते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड ल्यूकोट्राइन। तो आपने पढ़ा होगा कि ये तीनों के तीनों जो ऑटोकाइड्स हैं ये बेसिकली क्या है जी, बी, सी एंड डी। ये तीनों के तीनों आपने पढ़ा होगा कि ये लिपिड डेरिवेटिव्स होते हैं आपके कॉक्स एंड लिपॉक्स पाथवे से, है ना। लिपॉक्स पाथवे से आपका लिपोऑक्सीजनेज पाथवे से ल्यूकोट्राइन और कॉक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग यानी कि थ्रोम्बोक्सिन का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। हिस्टामिन जो है वो आपका एक अमाइनो एसिड है, हिस्टीडीन। उस हिस्टीडीन से इसको क्या करते हैं, हम सिंथेसिस करते हैं। तो हिस्टीडीन एक्चुअली क्या है, एक अमाइनो एसिड है। हिस्टीडीन एक्चुअली क्या है भाई, तो एक अमाइनो एसिड है। दैट्स वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टीडीन, हिस्टामिन सॉरी, क्योंकि ये अमाइनो एसिड है, ये लिपिड डेरिवेटिव्स नहीं है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से लिपिड डेरिवेटिव्स नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टामिन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सॉल्व भी हो गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हिस्टामिन, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन यानी कि सेरोटोनिन जिसको कहते हैं। लिपिड डिराइव्ड में आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं। पेप्टाइड ऑटोक्वाइड्स में प्लाज्मा काइनिन जिसको हम ब्रेडिकाइनिन और कैलिडिन भी कहते हैं, और एंजियोटेंसिन। तो कौन किसके डेरिवेटिव्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पेप्टाइड डेरिवेटिव्स कौन से हैं, लिपिड डिराइव्ड ऑटोक्वाइड्स कौन से हैं, और अमीनो ऑटोक्वाइड्स कौन से हैं। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिलोक्सिकैम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ, एक ड्रग है जी मिलोक्सिकैम, बिलोंग टू विच क्लास ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब NSAID आपने पढ़ा होगा, अपना नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग पढ़ा होगा। AMCP 2022 का क्वेश्चन है जिसमें एक मेडिसिन है मिलोक्सिकैम। मिलोक्सिकैम किस कैटेगरीज में आता है? प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में, सेलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर में, प्रेफरेंशियल कॉक्स-1 इनहिबिटर में, और सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में। तो बताइए मिलोक्सिकैम जो मेडिसिन हैं ये किस कैटेगरीज के अंडर में आते हैं? ड्रग क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके NSAID ड्रग क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। बताइए ये कहाँ पर आएंगे? प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में, सेलेक्टिव कॉक्स-1 इनहिबिटर में, प्रेफरेंशियल कॉक्स-1 इनहिबिटर में एंड सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर में। कहाँ पर ये ड्रग कंसिडर किए जाएंगे? तो आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा कि ये प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर है। एक होता है सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें सेलेक्टिव कॉक्स-2 में क्या है, कॉक्सिब वर्ड है, सेलिकॉक्सिब, प्रोलिकॉक्सिब ऐसे ड्रग्स मिलते हैं। और प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 में आपका मिलोक्सिकैम ड्रग्स क्या होते हैं, आते हैं। ठीक है, ये ड्रग क्लासिफिकेशन NSAID का है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल दिया गया है, प्रेफरेंशियल कॉक्स-2 इनहिबिटर में निमेसुलाइड, डाइक्लोफेनाक, एसाइक्लोफेनाक, मिलोक्सिकैम, एटोडोलैक। सेलेक्टिव कॉक्स-2 में सब में कॉक्सिब है, सेलिकॉक्सिब, एटोरिकॉक्सिब, पैरिकॉक्सिब, ये सारे वर्ड है। बाकी सब क्या है जी, तो नॉन सेलेक्टिव है। और आपका एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक्स है जिसमें पैरासिटामोल्स वगैरह भी आ जाता है। ये ड्रग की क्लासिफिकेशन आपने क्या किया होगा, डिस्कस किया होगा NSAID में, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी के अंडर में। Come to the next, that is which among the following is antihistaminic drug। इनमें से कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं? Which among the following is antihistaminic drug। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग ESIC 2016 का क्वेश्चन है जी। डाइफेनिहाइड्रामिन, क्लोरडाइजिपोक्साइड, पिलोकार्पिन एंड एम्फेटामाइन। कौन से ड्रग हैं जो आपका एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं? एंटीहिस्टामिनिक ड्रग आपने पढ़ा होगा, ये बेसिकली ऑटोक्वाइड्स में भी आपने पढ़ा होगा, एंटी एमेटिक्स ड्रग के क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, एंटी अल्सर ड्रग में भी आपने पढ़ा होगा H2 ब्लॉकर, एंटी एमेटिक्स में H1 ब्लॉकर पढ़ा होगा, है ना। तो बताइए विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। हिस्टामिनिक ड्रग की क्लासिफिकेशंस,
वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए फार्माकोलॉजी में ड्रग की क्लासिफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपको जब मैं फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वहां से कितने क्वेश्चंस बनते हैं जो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रीनेट, ये आपका सिनेरिजीन, अपना प्रोमेथाजीन आपका हो जाएगा, डॉक्सिलामीन, है ना। ये सारे ड्रग्स जो हैं आपके क्या है जी, H1 ब्लॉकर ड्रग है। फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, रोक्साटिडिन, लोक्साटिडिन, ये सब क्या है H2 ब्लॉकर है। ऐसे आपने ड्रग पढ़ा होगा। तो डाइफेनहाइड्रामीन यहाँ पर क्या है जी, आपका एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। क्लोरडाइजिपोक्साइड क्या है, तो बेंजोडाइजिपाम कैटेगरी का ड्रग है। पिलोकार्पिन आपका कोलिनर्जिक ड्रग है। एम्फेटामाइन सीएनएस स्टिमुलेंट है। तो आपने ड्रग की क्लासिफिकेशन पहले से ही क्लियर है। तो ये आपका क्या है जी, तो ये डाइफेनहाइड्रामीन जो आपका मेडिसिन है वो आपका H1 ब्लॉकर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स आते हैं। ठीक है, ड्रग क्लासिफिकेशन देखेंगे तो हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव आपको याद रखना है। H1 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग में है आपका ये सारे ड्रग। फर्स्ट जनरेशन में अलग है, सेकंड जनरेशन अलग है। फर्स्ट जनरेशन में आपका है डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेन हाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, फेनिरामीन, सिप्रोहेप्टाडीन, मैक्लेजीन, बुक्लेजीन, सिनरिजीन, क्लोरफेनिरामीन, डेक्सक्लोरफेनिरामीन, डाइमेथिडीन, ट्रिप्रोडीन, मेविड्रोलिन, साइक्लेजीन, क्लेमास्टीन। सेकंड जनरेशन में टर्फेनाडीन, फैक्सोनाडीन, लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन, सिट्रिजीन, एस्टिमिजोल, लिवोसिट्रिजीन, एजिलास्टीन, मिजोलास्टीन और एबास्टीन। ये सारे ड्रग्स यहाँ पर क्या है जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानॉइड, इनमें से कौन से ड्रग इकोसानॉइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानॉइड, इनमें से कौन से ड्रग इकोसानॉइड नहीं है। ESIC 2016 का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानॉइड, इनमें से कौन से ड्रग इकोसानॉइड नहीं है। इंटरल्यूकिन, लेगोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोसानॉइड, इनमें से कौन से ड्रग इकोसानॉइड नहीं है आपके, है ना। इकोसानॉइड डेरिवेटिव मतलब आपका लिपिड डेरिवेटिव, इंटरल्यूकिन, लेगोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये भी आपको मैंने बता दिया, लिपिड डेरिवेटिव, लिपिड वाले जो ड्रग्स होंगे, लिपिड वाले जो आपके ऑटोकॉइड्स होंगे वही क्या होते हैं, इकोसानॉइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब क्या है, इकोसानॉइड डेरिवेटिव है, लिपिड डेरिवेटिव्स ऑटोकॉइड्स हैं। इंटरल्यूकिन जो आपका है ये आपका लिपिड डेरिवेटिव्स नहीं है, ये पेप्टाइड डेरिवेटिव्स ऑटोकॉइड्स में आते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरल्यूकिन। अभी जस्ट मैंने वो आपको चार्ट याद करवाया था जिसमें सबका एग्जाम्पल दिया गया था, है ना। तो इकोसानॉइड आर द क्लास ऑफ मॉलिक्यूल डिराइव्ड फ्रॉम द 20 कार्बन। इकोसा इज अ ग्रीक वर्ड फॉर 20। इकोसा जो है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीन्स होता है 20। तो इकोसानॉइड में टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, 20 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्या है जी, तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली एराचिडोनिक एसिड। यही आपका क्या है, एराचिडोनिक एसिड है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा फॉस्फोलिपिड है ना, वही आगे जाकर के एराचिडोनिक एसिड बनाता है या इकोसानॉइड डेरिवेटिव्स बनाता है। और यही मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन का ये सारा पार्ट है। The icosanoid include the prostaglandin, thromboxane, leukotrienes and lipoxin। ये सब क्या है, इकोसानॉइड डेरिवेटिव्स हैं। क्लियर, जो अलग अलग पाथवेज के थ्रू, यहाँ पर अलग अलग पाथवेज के थ्रू ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें कॉक्स और लिपॉक्स दो पाथवेज हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन DSSB 21 का क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। यानी प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर को फॉर्मेशन करते हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर बनाते हैं। उन्हीं मीडिएटर्स के नाम पूछे जा रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, सेरोटोनिन, साइटोकाइनिन, ग्लोबुलिन और ब्रेडिकाइनिन। तो प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर आपका यहाँ पर कौन सा है जी, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर की बात की जा रही है। सेरोटोनिन, साइटोकाइनिन, ग्लोबुलिन, ब्रेडिकाइनिन क्या होंगे, यहाँ पर इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। तो बेसिकली इन्फ्लामेशन यहाँ पर ब्रेडिकाइनिन कॉज करेंगे, जो प्रोटीन्स डिराइव्ड हैं, याद रखेंगे प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव्ड हैं आपके ब्रेडिकाइनिन, है ना। ये ब्रेडिकाइनिन आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। तो सिंपली क्या कह रहा है जी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। क्या है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, सिंथेसाइज्ड बाय वर्चुअली ऑल एक्टिवेटेड इन्फ्लामेटरी सेल, एंडोथेलियल सेल एंड इंजर्ड टिश्यू सेल। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हैज डाइवर्स फंक्शन, यहाँ पे वही पॉइंट दिया गया है, याद रखेंगे। अब पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स में आपका ब्रेडिकाइनिन, कैलेडीन, एंजियोटेंसिन ये सारी चीजें आ जाएगी। ये डिराइव्ड है, कौन किसके डिराइव्ड है वो यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है कि अमीनो ऑटोकॉइड्स कौन से हैं, लिपिड ऑटोकॉइड्स कौन से हैं, और ये अभी अपन डिस्कस भी किए थे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट इज, ISRO 2017 का क्वेश्चन है।
क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट, यूरिकोसूरिक एजेंट जो केमिकली यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डायज़ेपाम होते हैं, सल्फीन पायराजोन होते हैं, फिनाइल ब्यूटाजोन होते हैं, या फेनिटोइन होते हैं। क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट है ना, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्या जी, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट इनमें से कौन से हैं? डायज़ेपाम, सल्फीन पायराजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन और फिनिटोइन। क्या है आपके इसरो 2017 का क्वेश्चन है, क्लिनिकली यूज्ड यूरिकोसूरिक एजेंट, डायज़ेपाम, सल्फीन पायराजोन, फिनाइल ब्यूटाजोन और फिनिटोइन। कौन सा ड्रग होगा जो यूरिकोसूरिक एजेंट होगा, है ना? तो सिंपली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फीन पायराजोन, है ना। डायज़ेपाम, फिनाइल ब्यूटाजोन, फेनिटोइन यहाँ पे ड्रग नहीं होंगे। सल्फीन पायराजोन के पास क्या है? यूरिकोसूरिक प्रॉपर्टीज है। तो ड्रग्स फॉर गाउट, गाउट में क्या होता है? यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होते हैं हमारे जॉइंट्स पे जो यूरिक एसिड होते हैं वो क्या होता है जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, सेल में लाइसिस होती है यानी सेल ब्रेक डाउन होते हैं और हमें क्या होता है? पेन फॉर्म होता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है? यूरिक एसिड को हमें बाहर करने वाले एजेंट चाहिए जो यूरिक एसिड को क्या करे? रिमूव करे, बॉडी से बाहर करे। तो वहीं पर है एक्यूट अल्थराइटिस में NSAID, कोल्चिसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और यूरिकोसूरिक्स में आपका प्रोबेनेसिड और सल्फिन पायराजोन दो ड्रग है। सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोप्यूरिनॉल और फेबुक्सोस्टेट है। तो ये ड्रग क्लासिफिकेशन है ड्रग्स फॉर गाउट का, यानी अगर किसी को गाउट का डिसऑर्डर है उस केस में ड्रग को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब आते हैं DHS महाराष्ट्र 21 का क्वेश्चन है जी, आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिन ड्रग विद एडिशनल सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकिंग प्रॉपर्टीज। क्या कह रहा? आइडेंटिफाई एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है लेकिन उनके पास एडिशनल प्रॉपर्टी यानी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है। क्या है भाई? तो वो सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक करते हैं एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, और भूख को भी बढ़ाते हैं, है ना। तो एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग बताइए जो सेरोटोनिन को भी इनहिबिट करता हो, साथ ही साथ में भूख भी बढ़ाता हो, एपेटाइट को भी इंक्रीज करता हो। एपेटाइट इंक्रीज होने का मतलब है भूख बढ़ना, इंसान का वेट गेन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ड्रग है? सिप्रोहेप्टाडीन, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, क्लोरफेनिरामिन। इन चार ड्रग में से किनके पास आपको एंटी हिस्टामिनर्जिक के साथ साथ एंटी सेरोटोनर्जिक प्रॉपर्टीज भी है, यानी सेरोटोनिन ऑटोक्वाइड्स को भी ये ड्रग क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। तो सिमेटिडीन, रानिटिडीन, क्लोरफेनिरामिन और सिप्रोहेप्टाडीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिप्रोहेप्टाडीन, है ना। सिप्रोहेप्टाडीन आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर ड्रग है, इसी में आपको देखने को मिला होगा कि सिप्रोहेप्टाडीन दोनों प्रॉपर्टीज कॉज करते हैं। ये सेरोटोनिन को भी टारगेट करते हैं, हिस्टामिन्स को भी टारगेट करते हैं, और बेसिकली एपेटाइट को इंक्रीज करते हैं यानी कि भूख लगने की प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं, जिसके कारण जो पर्सन होता है वो बहुत ज्यादा खाना खाता है और खाना खाने के कारण उसका वेट क्या होता है? गेन हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर वही है कि सिप्रोहेप्टाडीन प्राइमरली ब्लॉक 5-HT2A रिसेप्टर, 5-HT2A यानी कि सेरोटोनिन है, 5-HT2A क्या है? आपका सेरोटोनिन रिसेप्टर है, उसको ब्लॉक करता है। एंड एडिशनल H1 एंटीहिस्टामिनिक, एंटीकोलिनर्जिक एंड सेडेटिव प्रॉपर्टी, ये एंटीहिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज भी है, एंटीकोलिनर्जिक यानी एसिटाइलकोलिन को भी इनहिबिट कर रहा है, और सेडेटिव प्रॉपर्टीज भी है। इंक्रीज एपेटाइट एंड हैज बीन यूज्ड इन चिल्ड्रन एज वेल एज पुअर एंटर्स टू द प्रमोट वेट गेन। अगर किसी बच्चे का भूख नहीं बढ़ रहा है तो उस केस में, या किसी दूसरे लोगों का भूख नहीं बढ़ रहा है, या सॉरी वजन नहीं बढ़ रहा है, तो उस केस में हम इन ड्रग्स को क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन BFU HSP 2022 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इनमें से कौन से ड्रग नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नहीं है? नॉट पूछा जा रहा है जी, NSAID ड्रग क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी इनमें से कौन से NSAID कैटेगरीज के ड्रग नहीं है? एसिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, इथैम्ब्यूटोल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन से ड्रग आपके नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरीज के नहीं है? सिंपल सा ड्रग है, आपको दिख भी गया होगा, BFU HSP 2022 का क्वेश्चन है, एसिक्लोफेनाक, आइबुप्रोफेन, इथैम्ब्यूटोल, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। कौन से ड्रग जो हैं वो आपके NSAID यानी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरीज कैटेगरीज के अंडर में नहीं आएंगे? तो सिंपली आपका आंसर होगा स्टूडेंट इथैम्ब्यूटोल। कौन सा ड्रग होगा जी? इथैम्ब्यूटोल वो ड्रग होंगे जो आपके क्या होंगे? तो इथैम्ब्यूटोल वो ड्रग होंगे जो NSAID कैटेगरीज में नहीं आते। साइक्लोफेनाक भी है, आइबुप्रोफेन भी है, एसिटाइल सैलिसिलिक भी है, आपने सब देखा होगा। सारे ड्रग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, इथैम्ब्यूटोल कैटेगरीज के ड्रग आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे क्योंकि वो NSAID कैटेगरीज के ड्रग हैं ही नहीं। क्लियर? चलिए, ESIC 2016 का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव 5-HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट। क्या करा? द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव 5-HT 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट।
द फॉलोइंग, इनमें से बहुत सारे ड्रग हैं सेलेक्टिव 5HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव 5HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो सेरोटोनिन के फर्स्ट के डी पार्ट पे एज ए एगोनिस्ट बाइंड करने वाले ड्रग कौन से हैं? बसपिरोन, ऑन्डेनसेट्रोन, सुमाट्रिप्टन एंड अल्फा मिथाइल 5HT। तो आपको सिलेक्टिव 5HT1D रिसेप्टर एगोनिस्ट पूछा जा रहा है, यानी कि सेरोटोनिन के रिसेप्टर पे 5HT1D रिसेप्टर पे एज ए एगोनिस्ट बाइंड होने वाले ड्रग्स कौन से हैं, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है स्टूडेंट, जिसमें आपको ऑप्शन है बसपिरोन, ऑन्डेनसेट्रोन, सुमाट्रिप्टन एंड अल्फा मिथाइल सेरोटोनिन यानी अल्फा मिथाइल 5HT। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये भी ड्रग की क्लासिफिकेशन है, सेरोटोनिन की क्लासिफिकेशन। जब आप देखोगे ड्रग क्लासिफिकेशन में वहां पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस ये मिलेंगे। तो मैक्सिमम क्वेश्चन कुछ ऐसे चैप्टर्स है ना जहां से हम डायरेक्ट आते हैं, यानी कि ड्रग की क्लासिफिकेशन अगर आपको याद है फार्माकोलॉजी में, तो फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो या अदर फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, वो हर जगह के लिए ड्रग क्लासिफिकेशन बिल्कुल मस्ट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? सुमाट्रिप्टन। सुमाट्रिप्टन वो ड्रग हैं जो सिलेक्टिवली सेरोटोनिन 1D रिसेप्टर को क्या करते हैं? टारगेट करते हैं और वहां पे जाकर के एज अ एगोनिस्ट क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या करा? द 5HT1 रिसेप्टर हैज बीन शोन टू रेगुलेट डोपामिनर्जिक टोन इन द सबस्टेंसिया निग्रा बेसल गैंग्लिया। द एंटी माइग्रेन ड्रग सुमाट्रिप्टन इज अ सेलेक्टिव 5HT1D 1B agonist. Other functions served by the 5HT1D receptor are inhibition of 5HT release. 5HT release को inhibit करता है from 4 brain serotonergic neurons, noradrenaline release from synaptic nerve ending and inflammatory neuropeptide from nerve ending in cranial blood vessels. Clear? ये आपका क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसरो 21 का। थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय। थ्रोम्बोक्सिन जो है ये सिंथेसाइज्ड होते हैं किसके थ्रू? इसरो 21 का क्वेश्चन है। थ्रोम्बोक्सिन लंग्स के थ्रू, स्प्लीन के थ्रू, प्लेटलेट्स के थ्रू और एंडोथेलियम लेयर। थ्रोम्बोक्सिन जो आपके ऑटोक्वाइड्स हैं, लिपिड डेरिवेटिव्स ऑटोक्वाइड्स हैं, हम कह सकते हैं इकोसानॉइड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स से हैं। तो ये जो ऑटोक्वाइड्स हैं इनको सिंथेसाइज्ड कौन करता है? ये सिंथेसाइज्ड किसके थ्रू होंगे? ये यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लंग्स के थ्रू, स्प्लीन के थ्रू, प्लेटलेट्स के थ्रू और एंडोथेलियम्स के थ्रू। थ्रोम्बोक्सिन जो है मेनली सिंथेसाइज्ड किसके थ्रू होगा स्टूडेंट? तो सिंपली आपको याद रखना है कि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स ही थ्रोम्बोक्सिन को क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। और ये थ्रोम्बोक्सिन प्लेटलेट्स के एग्रीगेटिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है? इंक्रीज करता है ना। प्लेटलेट्स को क्या करते हैं? एग्रीगेट्स करते हैं। तो थ्रोम्बोक्सिन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय प्लेटलेट्स। क्लियर? तो थ्रोम्बोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स से ये प्रोड्यूस होंगे। हैज प्रोथ्रोम्बायोटिक प्रॉपर्टीज, इनके पास प्रोथ्रोम्बायोटिक प्रॉपर्टीज है। स्टिमुलेटिंग एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स, न्यू प्लेटलेट्स को क्या करता है? एक्टिवेट करता है। एज वेल एज इंक्रीजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी क्या करता है? इंक्रीज करता है। प्लेटलेट एग्रीगेशन इज अचीव्ड बाय मीडिएटिंग एक्सप्रेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ये क्या करता है? जो एक्सप्रेशन को मीडिएट करता है, GP2B 3B ऐसे करके यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा सिंपली। ये इनको ये क्या करता है? एराचिडोनिक एसिड के थ्रू इस पाथवेज को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम इसरो 2017 यानी कि 2017 इसरो में पूछा गया था। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट में कौन से ड्रग जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब जो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, वो ड्रग का नाम क्या है? एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन और एंडोमेथासिन। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट में कौन से ड्रग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए बहुत इम्पैक्टफुल हैं जी? एस्पिरिन है, एसिटामिनोफेन है, फिनाइल ब्यूटाजोन है और एंडोमेथासिन है। 4 ड्रग हैं। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट। अक्यूट गाउट में बताइए कौन से ड्रग हैं? एस्पिरिन, एसिटामिनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन और एंडोमेथासिन। 4 ड्रग हैं आपके। The drug very effective in the treatment of acute gout. Aspirin, acetaminophen, phenylbutazone, endomethacin. तो बेसिकली NSAID ड्रग तो अक्यूट में यूज होते ही हैं। तो यहाँ पर एंडोमेथासिन जो आपका ड्रग है NSAID कैटेगरीज के, ये जो है अक्यूट गाउट में बहुत इम्पैक्टफुल रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा थेरापेटिक्स इफेक्ट देते हैं और गाउट के पेशेंट को क्या होता है? बहुत रिलीफ मिलता है इस ड्रग को। तो यूज रखेंगे, याद रखेंगे एंडोमेथासिन जो ड्रग है एक्चुअली वो ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट में क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो सिंपली अक्यूट गाउट में NSAID है, कोल्चिसिन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है और NSAID में ही एंडोमेथासिन ड्रग है जो आपको क्या करना है? याद रखना है।
ठीक है ना। क्रोनिक में आपको यूरिकोसूरिक है, प्रोवेनिसिड और सल्फिनपाराजोन, सिंथेसिस में एलोप्यूरिनोल और फेबुक्सोस्टेट। ये ड्रग क्लासिफिकेशन आपका गाउट का याद रखेंगे, गाउट से क्वेश्चन डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, DSSSB 2019 का क्वेश्चन है जी, ऑल आर सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक एक्सेप्ट, ऑल आर सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, सबके सब सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, किसी एक को छोड़ करके, एक्सेप्ट देन वन। तो ऑल आर सेकंड जनरेशन, सबके सब क्या है, सेकंड जनरेशन ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एक्सेप्ट देन वन। फर्स्ट आपका सिट्रिजिन, साइक्लिजिन, फेक्सोफिनाडिन और लोराटिडिन, 4 ड्रग हैं। तो ऑल आर सेकंड जनरेशन, सबके सब क्या है, सेकंड जनरेशन ड्रग है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ करके। सेकंड जनरेशन ड्रग की बात की जा रही है, सिट्रिजिन, साइक्लिजिन, फेक्सोफिनाडिन, लोराटिडिन। क्या हो जाएगा जी ड्रग यहाँ पर? तो यहाँ पर आपने F1 F2 दो अलग अलग फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन आपने पढ़ा होगा एंटी हिस्टामिनिक ड्रग H1 में। तो आपने सेकंड जनरेशन में इनमें से कौन से नहीं है? तो एग्जांपल है साइक्लिजिन, साइक्लिजिन ड्रग नहीं है, सिट्रिजिन है, फेक्सोफिनाडिन भी है, लोराटिडिन भी है, डेसलोराटिडिन भी है, सब मैंने आपको बताया था, टर्फेनाडिन वगैरह भी ड्रग है, मैक्लिजिन ड्रग है, एजुलास्टिन ड्रग है, एबासेटिन ड्रग है ना, अस्टमीजोल ड्रग है, ये सब क्या है आपके, सबके सब सेकंड जनरेशन ड्रग है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जनरेशन ड्रग कौन नहीं है? तो साइक्लिजिन, बाकी सब है सेकंड जनरेशन। तो यहाँ पर देखो ना, सेकंड जनरेशन में टर्फेनाडिन, फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डेसलोराटिडिन, सिट्रिजिन, एस्टिमिजोल, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, एबास्टिन, ये सारे ड्रग आपको क्या है, सेकंड जनरेशन ड्रग है ना। ये सबके सब क्या है, सेकंड जनरेशन। बाकी सारे ड्रग क्या है जी, फर्स्ट जनरेशन। मैंने ट्रिक से याद भी करवाया था कि पहले के लोग तार भेजते थे, फिर फैक्स भेजने लगे, फिर एजिला मोजिला चलना शुरू हो गया, सब देश में सब बदल गया, है ना। यही मैंने याद करवाया था। पहले अब्बास सप्तमी करते थे, एबास्टिन सप्तमी से सिट्रिजिन, अब अष्टमी करते हैं, एस्टिमिजोल, ऐसे करके मैंने याद करवाया था, ट्रिक्स दिया था आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड यानी कि एस्पिरिन से रिलेटेड MCP 2022 का क्वेश्चन है। नॉट ट्रू स्टेटमेंट यानी कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड से रिलेटेड इन 4 में से कोई एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं को हमें क्या करना है, आंसर के रूप में सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन क्या है, एस्पिरिन हैज एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। सेकंड है, एस्पिरिन कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड GI ब्लीडिंग। थर्ड, एस्पिरिन इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन। नेक्स्ट वन इज एस्पिरिन प्रोवाइड एसिम्प्टोमेटिक रिलीफ इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो बताइए इन 4 जगह पे कहां पर एस्पिरिन का कौन सा स्टेटमेंट गलत है ना। 3 स्टेटमेंट यहाँ पर एस्पिरिन के फेवर में है, यानी 3 स्टेटमेंट एस्पिरिन से रिलेटेड है स्टूडेंट। एक स्टेटमेंट जो आपका है वो एस्पिरिन से अलग है, उस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। जो आपका अलग है उस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। तो सिंपली एस्पिरिन जो है जी कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड GI ब्लीडिंग, ये आपके स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही है। एक मिनट, है ना। तो एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इट इज रैपिडली कन्वर्टेड इन द बॉडी टू सैलिसिलिक एसिड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्शन, अदर एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ द एसिटाइलेशन ऑफ सर्टेन माइक्रो इंक्लूडिंग कॉक्स। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। एस्पिरिन इवन स्मॉल डोज irreversibly inhibit thromboxane synthesis by platelet, thus it interfere with the platelet aggregation and bleeding time is prolonged due to nearly twice normal value। तो ब्लीडिंग भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो एस्पिरिन thus interfere with the platelet aggregation and bleeding time is prolonged due to aspirin is 3 to 5 dose produce relief of pain, swelling and morning stiffness, but progress of the disease process is not affected since large doses aspirins are। तो एक बार एक्शंस को, एक बार इस ऑप्शन को देख लेना है, ठीक है ना। एस्पिरिन कैन कॉज गैस्ट्रिक अल्सरेशन एंड GI ब्लीडिंग, है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद द इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग। 3 इफेक्ट आते हैं, इसको कंबाइंड इफेक्ट कहते हैं, फ्लशिंग, फ्लेयर एंड व्हील। ये तीन इफेक्ट किस ड्रग के साथ आपको देखने को मिलेंगे? HPSSC 2022 का क्वेश्चन है। एर्गोकैल्सिफेरॉल, डिजिटैलिस, एट्रोपिन और हिस्टामिन। एर्गोकैल्सिफेरॉल, डिजिटैलिस, एट्रोपिन और हिस्टामिन। फ्लश, फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विथ इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग?
फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग, किस ड्रग के इंजेक्शन के देने के कारण हमें ये 3 इफेक्ट मिलते हैं, फ्लश फ्लेयर एंड व्हील, एर्गोकैल्सिफेरॉल, डिजिटैलिस, एट्रोपिन, हिस्टामिन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन के इंजेक्शन देने के कारण हमें फ्लश फ्लेयर एंड व्हील ये 3 इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, हिस्टामिन्स हो जाएंगे। क्लियर। तो हिस्टामिन्स में आपको फ्लश फ्लेयर एंड व्हील आपको देखने को मिलेगा। HPSSC 2022 का क्या है, क्वेश्चन है। तो सिंपली ये 3 चीजें आपको देख रही है, फ्लश दिख रहा है, फ्लेयर दिख रहा है और ये आपका राउंड दिख रहा है व्हील, ठीक है ना। ये 3 इफेक्ट बेसिकली देखने को मिलते हैं जब आप इंजेक्शंस लोगे हिस्टामिन्स के। तो डायलेट स्मॉलर ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज वगैरह को डायलेट करता है, जिस कारण से आपको रेड स्पॉट मिलेंगे, वेसोडाइलेशन, व्हील यानी एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, एंड फ्लेयर यानी कि स्प्रेड रेडनेस, रेडनेस फैल जाएगा चारों तरफ। ये 3 इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे और तीनों इफेक्ट आपके सामने है जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्पिरिन कॉज, ये राजस्थान 2012 का क्वेश्चन है। एस्पिरिन कॉजेज यानी एस्पिरिन क्या कॉज करेगा, डिक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम, इंक्रीज्ड फैक्टर एक्स, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट होम्योस्टैसिस एंड इंक्रीज्ड प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। क्या कह रहा है एस्पिरिन कॉज, एस्पिरिन क्या कॉज करेगा, डिक्रीज्ड ब्लीडिंग टाइम, एस्पिरिन ब्लीडिंग टाइम को कम करेगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग टाइम करता है ना, इंक्रीज फैक्टर एक्स, इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट होम्योस्टैसिस एंड इंक्रीज प्रोथ्रोम्बिन सिंथेसिस। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, प्लेटलेट होम्योस्टैसिस को इनहिबिट करेगा, है ना। क्या करेगा जी, प्लेटलेट एग्रीगेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है, ठीक है ना। तो एस्पिरिन क्या कॉज करता है, तो इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट होम्योस्टैटिस, क्योंकि ब्लीडिंग टाइम को तो प्रोलॉन्ग करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन एक बताया कि इसको देख लेना, इसमें यही है ना। हाँ ये सही ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, बिल्कुल इंक्रीज करता है। भाई मैं कंफ्यूज हुआ था वहां पर, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा आपका कि क्या करता है, प्लेटलेट होम्योस्टैटिस को इनहिबिट करता है, ठीक है ना। यानी प्लेटलेट्स से रिलेटेड जो भी एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करता है ड्रग। तो सिंपली एस्पिरिन इज एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वही है रैपिडली कन्वर्टेड इन द बॉडी सैलिसिलिक एसिड, ये पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं। व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द एक्शन, एस्पिरिन इवन इन स्मॉल डोज इरिवर्सिबली इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस बाय प्लेटलेट्स, दस इट इंटरफेयर विद द प्लेटलेट एग्रीगेशन। क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन के साथ इंटरफेयर करेगा एंड ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करेगा, ट्वाइस द नॉर्मल वैल्यू, द इफेक्ट लास्ट फॉर अबाउट अ वीक, एक वीक के लिए लगभग इनके इफेक्ट देखने को मिलेंगे बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्म्ड एंड नॉट लिपिड डिराइव्ड मास्ट सेल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस। क्या करा, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ परफॉर्म्ड, प्रीफॉर्म्ड है ना, प्रीफॉर्म मतलब पहले बन जाना, परफॉर्म नहीं है, प्रीफॉर्म्ड है। तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रीफॉर्म्ड एंड नॉट लिपिड डिराइव्ड मास्ट सेल। मास्ट सेल जहां से इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, लेकिन नॉन लिपिड डिराइव्ड मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑटोकॉइड, PGD2, PAF एंड हिस्टामिन्स। तो ऑटोकॉइड्स हो गया, PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन 2 हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया और हिस्टामिन्स हो गया। तो मास्ट सेल में, मास्ट सेल के थ्रू कौन से, तो मैंने आपको बताया होगा, आपने अगर फार्माकोलॉजी का वीडियोस हमारा देखा होगा तो उसमें या तो आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी बुक्स में या किसी टीचर से, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हिस्टामिन्स को रिलीज करने वाला एजेंट कौन सा है, मास्ट सेल। और हिस्टामिन कैसा है, नॉन लिपिड डेरिवेटिव है, ये आपका कैसा डेरिवेटिव है, तो ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है। हिस्टामिन कैसा डेरिवेटिव है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है ना। तो ये अमाइनो एसिड अगर डेरिवेटिव है तो नॉन लिपिड भी हो गया। मास्ट सेल से ये क्या होते हैं भाई, रिलीज भी होते हैं और इन्फ्लामेशन भी कॉज करते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे किसका मिला, हिस्टामिन्स का मिला। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हिस्टामिन्स हो जाएंगे, क्योंकि ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, ये आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर हैं, मास्ट सेल में जाकर स्टोर होते हैं। बेसोफिल भी स्टोर करता है, ये भी याद रखना, बेसोफिल और मास्ट सेल दोनों हिस्टामिन को स्टोर करते हैं। और मगर मोस्टली जो है ज्यादा अमाउंट जो है वो हिस्टामिन्स का ही है, ज्यादा मतलब मास्ट सेल में ही हिस्टामिन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो मास्ट सेल ही इसको क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर सिंपली वही है, रिलीज ऑफ हिस्टामिन आपका होता है, ये मास्ट सेल आपका है जी, इस मास्ट सेल से क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होते हैं और क्या कॉज करते हैं, इचिंग, उर्टिकारिया, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, एंजियोडेमा एक्सेट्रा कॉज करते हैं।
एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होता है बाइल सॉल्ट बनते हैं, सम फूड है, कुछ ड्रग्स है जैसे कि मॉर्फिन, डिटिवाकुरारिन, हाइड्रेलाजिन, पॉलीमेक्सिन भी, ये सब के सब मास्ट सेल से हिस्टामिन्स को रिलीज करने में हेल्प करते हैं। यानी जब ये सारे फैक्टर्स हमारी बॉडी में होते हैं तब हमारा मास्ट सेल है वो हिस्टामिन्स को क्या करता है, रिलीज करता है। और ये हिस्टामिन बेसिकली इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रो ड्रग ऑफ सिट्रीजिन। सिट्रीजिन का प्रो ड्रग कौन सा है? फॉक्सफेनोडिन, टर्फेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन, एजिलास्टिन। प्रो ड्रग ऑफ सिट्रीजिन, सिट्रीजिन का प्रो ड्रग पूछा जा रहा है स्टूडेंट कि सिट्रीजिन का प्रो ड्रग कौन सा ड्रग है? फॉक्सीफेनाडोन, टर्फेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन एंड एजिलास्टिन, 4 ड्रग हैं प्रो ड्रग ऑफ सिट्रीजिन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रो ड्रग ऑफ सिट्रीजिन कौन से होंगे जी? फॉक्सीफेनाडोन, टर्फेनाडिन, हाइड्रोक्सीजिन एंड एजिलास्टिन। तो सिट्रीजिन का प्रो ड्रग कौन सा है? तो सिंपली यहाँ पे ड्रग होगा हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन जो है वो सिट्रीजिन का प्रो ड्रग है। हाइड्रोक्सीजिन आगे जाकर के क्या करते हैं, सिट्रीजिन का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी का लीवो रोटेटरी फॉर्म आप पढ़ोगे तो लीवोसिट्रीजिन एक और ड्रग आ जाता है जो नाउअडेज सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। लीवोसिट्रीजिन कॉमन कोल्ड जुकाम वगैरह हो जाता है उसके इसमें एलर्जिक रिएक्शन में, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सीजिन क्या है, प्रो ड्रग है किसके? सिट्रीजिन के। तो याद रखेंगे सिट्रीजिन इज एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दैट इज द हाइड्रोक्सीजिन। इट इज मार्क्ड एफिनिटी ऑफ पेरिफेरल H1 रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड करता है। पेनिट्रेट इन ब्रेन पुअरली, ब्रेन में भी एंटर करता है। माइल्ड सेडेशन, ब्रेन को सेडेट करेगा यानी शांत करेगा। सब्जेक्टिव somnolence एंड एक्सपीरियंस्ड बाय द मेनी रिसिपिएंट। इट इज नॉट मेटाबोलाइज, क्योंकि ये एक्टिव मेटाबोलाइट है तो मेटाबोलाइज नहीं होगा। डज नॉट प्रोलॉन्ग कार्डियक एक्शन, ये कार्डियक एक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा। एंड एंटीरिथमिया व्हेन गिवन विद द इरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल, ठीक है ना। ये एंटीरिथमियास प्रॉपर्टीज कॉज करेगा जब इसको आप इरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल वगैरह ड्रग के साथ दोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर। हिस्टामिन्स के किस रिसेप्टर को हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं? H1, H2, H3, H4, ये हिस्टामिन्स के रिसेप्टर हैं स्टूडेंट। तो विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर? तो विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर? H1, H2, H3, H4, किस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को हम ऑटो रिसेप्टर कहते हैं? H1 को, H2 को, H3 को, H4 को। Which histaminic receptor is also known as autoreceptor? किस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को हम ऑटो रिसेप्टर कहेंगे? H1, H2, H3, H4, 4 यहाँ पर टॉपिक है। विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज आल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर? तो यहाँ पर सिंपली आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट H3 रिसेप्टर जो होते हैं वो ऑटो रिसेप्टर कहलाते हैं। तो याद रखेंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रटने होते हैं, पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं, और कुछ होते हैं जो रटने होते हैं। तो यहाँ पर इसको रट डालना है कि ऑटो रिसेप्टर आपका हिस्टामिन में कौन से है? तो H3 जो है आपका क्या है? ऑटो रिसेप्टर है। तो H3 रिसेप्टर आर प्री सिनेप्टिक ऑटो रिसेप्टर विच कंट्रोल हिस्टामिन रिलीज फ्रॉम द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। ब्रेन से ब्रेन के अंदर में हिस्टामिन के रिलीज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। H3 रिसेप्टर वर्क्स बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये रिस्ट्रिक्टिंग कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम की एंट्री करवाता है जिसके कारण वहां पर क्या होगा? डीपोलराइजेशन डेवलप होंगे यानी एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा, और वहां से क्या होंगे? सिनेप्टिक वेसिकल से हिस्टामिन रिलीज हो जाएंगे। पोटेशियम चैनल को एक्टिवेट करता है, साइक्लिक एमपी को कम करता है। ये H3 रिसेप्टर का काम है। और ऑटो रिसेप्टर है, याद रखेंगे प्री सिनेप्टिक है यानी सिनेप्स के पहले हैं। नेक्स्ट आते हैं फेक्सोफेनाडिन इज अ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ। फेक्सोफेनाडिन एक्टिव मेटाबोलाइट्स है किसका भाई? लोराटिडिन, एस्टिमिजोल, सिट्रीजिन और टर्फेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ यानी एक्टिव मेटाबोलाइट है जी। फेक्सोफेनाडिन किसका है? लोराटिडिन, एस्टिमिजोल, सिट्रीजिन और टर्फेनाडिन। ये भी क्वेश्चन इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप अगर तुक्का भी लगाओगे तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा तुक्का लगाओ इसमें, तुक्का समझते हो ना कि चलो ठीक है लास्ट में ABCD कोई तो सही होगा। तो लगाओ भाई क्या होगा करेक्ट आंसर? लगाओ सब अपना अपना दिमाग इसमें। क्या होगा? फेक्सोफेनाडिन इज मेटाबोलाइट या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ या एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ। बेसिकली ये किसके होंगे? टर्फेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन, टर्फेनाडिन नाम में ही लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया कि आपके ये तुक्के से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फेनाडिन फेनाडिन दोनों जगह लिखा हुआ है। तो फेक्सोफेनाडिन एक्चुअली क्या है जी? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है किसका? टर्फेनाडिन का। ठीक है, सिंपली आई थिंक आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, है ना। मतलब नहीं भी याद होगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर वही कह रहा है फेक्सोफेनाडिन क्या है जी? एक्टिव मेटाबोलाइट है टर्फेनाडिन का। फर्स्ट नॉन सेडेटिंग सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। विड्रॉन बिकॉज ऑफ सेवरल डेथ ड्यू टू पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। टॉर्सल डी पॉइंट कॉज करते थे। PQ अरेस्ट में आपने देखा होगा QT इंटरवल को इंक्रीज करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ECG जो होता है, तो उसमें QT इंटरवल को इंक्रीज करते थे। दैट्स वाई इस ड्रग को अब यूज नहीं किया जाता, लेकिन सेकंड जनरेशन का फर्स्ट ड्रग था फेक्सोफेनाडिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 ब्लॉकर विद लीस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट। वैसे H1 ब्लॉकर ड्रग जिनके पास सबसे कम लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेडेटिव इफेक्ट है। तो H1 ब्लॉकर विद लीस्ट, लिस्ट मतलब बहुत कम, एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट लेकिन इंपॉर्टेंट सेडेटिव इफेक्ट है। H1 ब्लॉकर की बात हो रही है, क्लोरफेनिरामिन, टर्फेनाडिन, प्रोमेथाजिन, फेनिरामिन, टर्फेनाडिन, डाइफेनहाइड्रामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, फेनिरामिन। ये 4 ड्रग हैं, कॉम्बिनेशंस में है। तो बताइए कौन से H1 ब्लॉकर ड्रग के पास लिस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट होते हैं। ड्रग रिलेटेड पॉइंट्स का क्वेश्चन है। मतलब ड्रग्स के जब अंदर आप एंटर करोगे तो उनमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलते हैं जहां से समटाइम्स क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो बताइए H1 ब्लॉकर विद लिस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट कौन सा ड्रग होगा। तो टर्फेनाडिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन। टर्फेनाडिन जो आपका है जी, यही आगे जाकर के फेक्सोफेनाडिन में कन्वर्ट होगा। तो टर्फेनाडिन और डाइफेनहाइड्रामिन ये दोनों जो ड्रग हैं जी, इनके पास लिस्ट लेकिन मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट पाए जाते हैं। यानी सीएनएस को ये सेडेशन कॉज करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन को शांत करता है, आपको हाइपर नहीं होने देगा, गुस्सा नहीं आने देगा, एंजाइटी में हेल्प कर सकता है। तो टर्फेनाडिन, डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है ना। वैसे ये यूज नहीं होते एंजाइटी में, हाइड्रोक्सिजिन यूज होते हैं एंजाइटी में, ठीक है ना, ये यूज नहीं होता, याद रखना। नेक्स्ट आते तो वही पॉइंट है, टर्फेनाडिन इज अ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक हैविंग लिस्ट सेडेटिंग एक्शन वेयर डाइफेनहाइड्रामिन हैज मोस्ट सेडेटिंग एक्शन अमंगस्ट द वन हिस्टामिन। तो एक आपके पास लिस्ट है, लिस्ट किसके पास है, टर्फेनाडिन के पास, और डाइफेनहाइड्रामिन के पास क्या है, मोस्ट है, ज्यादा है। तो दोनों पूछा गया था, लिस्ट एंड मोस्ट दोनों पूछा गया था। तो लिस्ट सबसे कम किसके पास है, टर्फेनाडिन के पास, और सबसे ज्यादा किसके पास है, डाइफेनहाइड्रामिन के पास है। तो ये कॉम्बिनेशन हमें चूज करना था, सबसे कम और सबसे ज्यादा। शायद क्वेश्चन समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को हुई है। यहाँ पर क्या करा, लिस्ट एंड मोस्ट, यानी कि सबसे कम किसके पास और सबसे ज्यादा किसके पास है। तो सबसे कम किसके पास है, तो ये डायरेक्ट याद कर सकते हो आप कि सबसे कम किसके पास है, टर्फेनाडिन के पास, और सबसे ज्यादा किसके पास है, डाइफेनहाइड्रामिन के पास। तो ये याद कर लोगे, लिस्ट किसके पास है, टर्फेनाडिन के पास, और मोस्ट किसके पास है, डाइफेनहाइड्रामिन के पास। तो ये भी याद करके क्वेश्चन वहां पर क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसको याद कर लेना, ठीक है। यही पॉइंट कह रहा है। एडवांटेजेस, वही एडवांटेजेस आप पढ़ लेना कि हायर H1 सेलेक्टिव, नो एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट है, एब्सेंस ऑफ सीएनएस रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी, एडिशनल एंटी एलर्जिक मैकेनिज्म अपार्ट फ्रॉम द हिस्टामिन ब्लॉक। यानी कि H2 ब्लॉकर जो सेकंड जनरेशन ड्रग है वो फर्स्ट जनरेशन ड्रग के कंपैरेटिवली अच्छी ड्रग मानी जाती है, क्योंकि उनके पास एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये पॉइंट यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर पर सेलेक्टिवली ड्रग क्या करता है, एक्ट करता है। 4-मिथाइल हिस्टामिन, इम्प्रोमिडिन, 2-thiazolile ethylamine and chlorpheniramine. Which of the following is a selective H1 receptor agonist? Selective H1 receptor agonist इनमें से कौन से ड्रग हैं, 4-मिथाइल हिस्टामिन, इमिप्रोमिडिन, 2-thiazolile ethylamine and chlorpheniramine। कौन से ड्रग होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो सिंपल सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जी 2-thiazolile ethylamine, ठीक है। 2-thiazolile ethylamine सेलेक्टिव एगोनिस्ट है जी। एगोनिस्ट की बात हो रही है, एंटागोनिस्ट की बात नहीं हो रही है। किस पर भाई, H1 रिसेप्टर पर, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट पे आपको याद रखना है। नॉन सेलेक्टिव यानी जो H1 H2 H3 किसी पे भी वर्क करे वह हिस्टामिन बीटा हिस्टीन। H1 पे है 2-मिथाइल हिस्टामिन, 2-pyridyl ethylamine, 2-thiazolile ethylamine। H2 पे है आपका डिमाप्रिट और इम्प्रोमिडिन। सेलेक्टिव H3 पे है आपका अल्फा मिथाइल हिस्टामिन और इमेटिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन सेडेटिंग एंटी एलर्जिक ड्रग। क्या करा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन सेडेटिंग एंटी एलर्जिक ड्रग। तो इनमें से कौन से है जो नॉन सेडेटिंग यानी सेडेशन कॉज नहीं करेंगे लेकिन एंटी एलर्जिक ड्रग है। सिट्रीजिन, एस्टिमिजोल, टर्फिनाडिन, ट्रिप्लोडिन। तो यहाँ पर नॉन सेडेटिंग यानी जो सेडेशन कॉज ना करे, जो सेडेशन क्या करे स्टूडेंट, जो सेडेशन कॉज ना करे वो ड्रग पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ड्रग, ट्राइप्लोडिन, क्योंकि टर्फिनाडिन के पास भी लिस्ट सेडेटिंग प्रॉपर्टीज तो होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। ट्राइप्लोडिन के पास आपको सेडेटिंग प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक हैज नो सीएनएस डिप्रेजेंट सेडेशन इफेक्ट। सिट्रीजिन, एस्टिमिजोल, टर्फिनाडिन आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक। ट्रिप्लोडिन इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक विद द माइल्ड सेडेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कैन बी यूज्ड इन डे टाइम्स। कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को हम डे टाइम्स में यूज कर सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको एक तरह से याद ही करते चले जाना,
ठीक है ना, डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रीनेट, क्लोरफेनिरामीन, मैलिएट एंड प्रोमिथाजिन। विच एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कैन बी यूज्ड इन डे टाइम्स, कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग डे टाइम में यूज होते हैं? डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रीनेट, क्लोरफेनिरामीन, मैलिएट एंड प्रोमिथाजिन। विच एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कैन बी यूज्ड इन डे टाइम्स, कौन से एंटीहिस्टामिनिक ड्रग स्टूडेंट डे टाइम्स में यूज होते हैं? डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, क्लोरफेनिरामीन, मैलिएट एंड प्रोमिथाजिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरफेनिरामीन मैलिएट। ये ड्रग आपको डे टाइम्स में आप यूज कर सकते हो, क्लोरफेनिरामीन मैलिएट को याद रखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए डे टाइम में आपको याद रखना है, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग कैन बी यूज इन डे टाइम्स, मस्ट हैव लिस्ट और मिनिमल साइड इफेक्ट। जिनके जो डे टाइम्स में ड्रग यूज होते हैं उनके पास लिस्ट और मिनिमम साइड इफेक्ट होते हैं। लिस्ट और माइल्ड सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक कौन है? तो क्लोरफेनिरामीन, डेक्सक्लोरफेनिरामीन, ट्रिप्लोडीन, क्लेमास्टीन, डाइमेथिडीन, साइक्लिजीन, मेविट्रोलिन, ये सारे ड्रग आपके क्या हैं? यूज होंगे डे टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द H1 एंटीहिस्टामिनिक विच इज यूज्ड टॉपिकली इन द नोज फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। क्या कह रहा है जी? सिलेक्ट द H1 एंटीहिस्टामिनिक, H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग को पूछा जा रहा है, विच इज यूज्ड इन टॉपिकली इन द नोज एंड फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। तो लोरेटिडिन, सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन एंड एजिलास्टिन, ये चार ड्रग हैं। इनमें से कौन से H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग हैं विच इज यूज टॉपिकली इन द नोज फॉर एलर्जिक राइनाइटिस? तो नोज में एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कौन से ड्रग यूज होते हैं? लोराटिडिन, सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन एंड एजिलास्टिन। H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग की बात की जा रही है, विच इज यूज टॉपिकली इन द नोज फॉर एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस के लिए कौन से ड्रग हैं? लोराटिडिन, सिट्रिजिन, फेक्सोफेनाडिन, एजिलास्टिन। तो सिंपली यहाँ पे ड्रग हो जाएगा आपका एजिलास्टिन। कौन सा ड्रग हो जाएगा जी? एजिलास्टिन जो है वो आपको नोज में यूज किया जाता है, आप नेसल रूट से ड्रग को दे सकते हो। ठीक है, H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है एजिलास्टिन। तो एजिलास्टिन दिस इज अ न्यूअर H1 ब्लॉकर, हैज गुड टॉपिकल एक्टिविटीज, टॉपिकल एक्टिविटीज अच्छी है। इन एडिशन इट इनहिबिट हिस्टामिन रिलीज एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन ट्रिगर्ड बाय ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स के कारण और ल्यूकोट्राइंस के कारण जो इन्फ्लामेशन हो रहा था उसको ये क्या करता है? इनहिबिट करता है। गिवन बाय नेचुरल स्प्रे फॉर सीजनल एंड पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस, इट प्रोवाइड क्विक सिम्टोमेटिक रिलीफ लास्टिंग 12 आवर्स। ये बहुत अच्छा रिलीफ देता है और लगभग 12 घंटे तक इनके इफेक्ट होते हैं। आफ्टर इंट्रानेजल एप्लीकेशन इट हैज been shown to down regulate intracellular adhesion molecules expression on nasal mucosa. Clear? Next question, the following action of 5-hydroxytryptamine, the following action of 5-hydroxytryptamine, following action of 5-hydroxytryptamine is mediated by the 5-HT3 receptor. The following action of 5-hydroxytryptamine, 5-hydroxytryptamine के जो एक्शन है इज मीडिएटेड बाय सेरोटोनिन रिसेप्टर। किसके थ्रू भाई? सेरोटोनिन रिसेप्टर के थ्रू जो एक्शन मीडिएट होते हैं। तो द फॉलोइंग एक्शन ऑफ 5-hydroxytryptamine, 5-hydroxytryptamine यानी सेरोटोनिन का एक्शन है जो 5-HT3 के थ्रू क्या होते हैं? मीडिएट होते हैं। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्राडिकार्डिया, EDRF यानी कि एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलीज फैक्टर रिलीज एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। इन चार में से कौन सा एक्शन सेरोटोनिन का रिसेप्टर 3 के थ्रू होता है? यानी सेरोटोनिन के अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। सेरोटोनिन 1 यानी 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4 to 7, ये इनके क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। तो सेरोटोनिन के रिसेप्टर 3 के थ्रू कौन से ड्रग जो हैं मतलब सेरोटोनिन 3 के थ्रू कौन से एक्शन हमें मिलते हैं हमारी बॉडी में? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रेडिकार्डिया, एंडोथेलियम डिपेंडेंट रिलीजिंग फैक्टर एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये चार में से कौन से होते हैं ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। इन चार में से कौन से होते हैं ये यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो फॉलोइंग एक्शन ऑफ 5-hydroxytryptamine इज मीडिएटेड बाय सेरोटोनिन रिसेप्टर। तो कौन से एक्शन होंगे? तो सिंपली आपको याद रखना है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट का कम होना। ये सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर के थ्रू होगा, यानी 5-HT3 रिसेप्टर जो है वो हमारी बॉडी में ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है, यानी हार्ट में हार्ट रेट को कम करता है। ठीक है, तो सिंपली है 5-HT1 क्या करता है? तो जीआई में साइक्लिक एमपी के कंसंट्रेशन को कम करता है, प्री सिनेप्टिक हिस्टामिन रिलीज को कम करता है। 5-HT2 क्या करता है भाई? तो कैल्शियम की एंट्री करवाता है पोस्ट सिनेप्टिक में, ब्रोंकाई में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट में एग्रीगेशन, जीआईटी में कॉन्ट्रैक्शन, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, हार्ट में आपका वही आपका ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा, स्केलेटल मसल्स में वेसोडायलेशन कॉज करेगा, सीएनएस में एंजाइटी कॉज करेगा, मतलब डायलेशन करता है स्केलेटल मसल्स में। हाइपोथैलेमस के थ्रू क्या करता है? एपेटाइट यानी भूख को कम करता है। ये इनके एक्शंस है जी सेरोटोनिन के।
5:3 के थ्रू क्या मिलेंगे, तो सोडियम पोटासियम आयन चैनल के थ्रू ये करता है, पोस्ट सिनेप्टिक ये भी वर्क करेगा, मेडुलरी वॉमिटिंग करवाएगा, वॉमिटिंग सेंटर के थ्रू जीआईटी पे नोजिया एंड वॉमिटिंग करवाएगा, हार्ट पे ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन कॉज कराएगा। इसके अलावा 5:4 आपका है, ये आपका जीएस यानी कि जी प्रोटीन का रिसेप्टर के थ्रू इंक्रीज करेगा साइक्लिक एएमपी को, पोस्ट सिनेप्टिक वर्क करेगा, जीआईटी पे कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा। तो ये सारे रिसेप्टर यानी कि जो सेरोटोनिन के 4 मेन रिसेप्टर होते हैं 5:1, 5:2, 5:3 एंड 5:4 to 7, ये चारों रिसेप्टर के एक्शन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या काम करते हैं, अलग अलग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, यानी बॉडी के अलग अलग पार्ट में क्या क्या इफेक्ट कॉज करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया स्टूडेंट। नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन द साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। तो कौन से हैं भाई, सेरोटोनिन 5:2 रिसेप्टर, सेरोटोनिन 5:3 रिसेप्टर, डोपामिन D2 रिसेप्टर एंड ओपियोइड म्यू रिसेप्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर पूछा जा रहा है इन्वॉल्व इन साइटोटॉक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। जो साइटोटॉक्सिक के कारण, सेल डैमेज होने के कारण हमें वॉमिटिंग होता है ना। तो ये आपने पढ़ा होगा एंटी एमेटिक ड्रग में सेरोटोनिन 5:2 रिसेप्टर, 3 रिसेप्टर, D2 और म्यू रिसेप्टर। जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं किसी को, रेडिएशन थेरेपी यानी कि एंटी कैंसर ड्रग जब हम यूज करते हैं या सेल को डैमेज करने वाले ड्रग यूज करते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब होता है जो सेल को लाइसिस करे, सेल को डैमेज करे, यानी कैंसरस सेल को जो मारता हो उसे साइटोटॉक्सिक ड्रग कहते हैं। तो जब कैंसर की ट्रीटमेंट होती है तो एंटी कैंसर ड्रग हम यूज करते हैं या रेडिएशन थेरेपी यूज करते हैं, तो साइटोटॉक्सिक यानी जब सेल हमारा लाइसिस होता है तो उस केस में हमारी बॉडी में सेरोटोनिन रिलीज होता है और वो 5:3 रिसेप्टर पे जाकर के मेडुला ऑब्लांगेटा और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस, आपके मेडुला ऑब्लांगेटा में 2 रिसेप्टर होते हैं, एक रिले सेंटर होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस और एक होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। इन दोनों पे 5:3 रिसेप्टर होता है और ये क्या करवाते हैं, वॉमिटिंग कॉज करवाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेरोटोनिन 5:3 रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर नहीं दिया गया है जी, याद रखेंगे सेरोटोनिन 5:3 रिसेप्टर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये रिसेप्टर ही वॉमिटिंग कॉज करवाता है, तो सिंपली यहाँ पर है 5:3 रिसेप्टर, देखो आंसर में दिया गया है। कहाँ पे प्रेजेंट है, सीटीजेड पे यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे प्रेजेंट है। स्टिमुलेशन होने पर क्या कॉज करेगा, वॉमिटिंग। 5:3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन गट एंड वॉमिटिंग सेंटर पार्टिसिपेट इन वॉमिटिंग, especially that evoked by the cytotoxic drug or radiotherapy is mediated by the release of 5-HT and its action on serotonin receptor in the gut। मैंने आपको क्या बताया कि हमारे मेडुला ऑब्लांगेटा जो आपका वॉमिटिंग सेंटर है वहां पर 2 रिले सेंटर होते हैं, एनटीएस और सीटीजेड यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन और न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटोरियस। ये दोनों पर जब हमारे सेल डैमेज होते हैं या जब हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं या कैंसर के ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय हमारा जब कैंसर सेल मरता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है वहां से एंटेरोक्रोमैफिन सेल से, और वो एंटेरोक्रोमैफिन सेल से जब सेरोटोनिन रिलीज होता है तो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लांगेटा के सीटीजेड या तो एनटीएस वाले पार्ट पे जाकर के अपने 5:3 रिसेप्टर पे जाकर के बाइंड करता है और वहां से वॉमिटिंग को कॉज करवाते हैं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5:3 रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following serotonergic receptor is autoreceptor? which of the following serotonergic receptor इज ऑटो रिसेप्टर। अब सेरोटोनर्जिक का कौन सा, जैसे मैंने हिस्टामिनर्जिक का बताया था कि H3 क्या है जी, ऑटो रिसेप्टर है। H3 जो आपका है हिस्टामिन का वो क्या है, ऑटो रिसेप्टर है। ऐसे ही सेरोटोनर्जिक का कौन सा रिसेप्टर है जो ऑटो रिसेप्टर है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 5:1A, 5:1BD एंड 5:2 एंड 5:3। तो ये भी याद करने वाला पार्ट है, याद कर लेना सिंपली कि इनमें ऑटो रिसेप्टर कौन है, तो सिंपली याद रखेंगे 5:1A। तो हिस्टामिन का हिस्टामिन का H3 जो है, हिस्टामिन का आपका क्या है जी, H3 रिसेप्टर, और सेरोटोनिन का 5:1A रिसेप्टर, ठीक है ना। तो हिस्टामिन का H3 रिसेप्टर और सेरोटोनिन का 5:1A रिसेप्टर एक्चुअली क्या है जी, ऑटो रिसेप्टर के अंदर में आते हैं। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। तो 5:1A रिसेप्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट, 5:1 रिसेप्टर वही कह रहा है कि IgO प्रोटीन है, इनहिबिट एडिनाइल साइक्लेज। दिस रिसेप्टर फंक्शन प्राइमरली एज ऑटो रिसेप्टर इन द ब्रेन, इनहिबिट फायरिंग ऑफ द 5-HT न्यूरॉन्स और रिलीज ऑफ द 5-HT फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, ठीक है ना, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केटानसेरिन एंड ग्रेनीसेट्रन रिस्पेक्टिवली आर। केटानसेरिन और ग्रेनीसेट्रन सेरोटोनिन का ड्रग है। तो ये बेसिकली क्या है, 5:1 एंटागोनिस्ट, 5:2 एंटागोनिस्ट है, 5:2 एंटागोनिस्ट एंड 5:3 एंटागोनिस्ट है, 5:1A एगोनिस्ट एंड 5:2A 2C एंटागोनिस्ट है, 5:1D एंटागोनिस्ट एंड 5:1A एगोनिस्ट है। तो कीटानसेरिन एंड ग्रेनीसेट्रन रिस्पेक्टिवली क्या है, कीटानसेरिन एंड ग्रेनीसेट्रन रिस्पेक्टिवली क्या है।
ड्रग क्लासिफिकेशन है। आप जब सेरोटोनिन की ड्रग की क्लासिफिकेशन याद करेंगे या वहां पर देखेंगे तो आपको ड्रग क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि केटानसरीन आपका 5:2 एंटागोनिस्ट है, जबकि ग्रेनिसेट्रन आपका 5:3 एंटागोनिस्ट है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। कीटानसरीन 5:2 पे एज ए एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं, ग्रेनिसेट्रन एज ए एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं 5:3 रिसेप्टर के ऊपर। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर वही है जी, 5:2 एंटागोनिस्ट क्या है आपका, केटानसरीन, 5:3 में क्या है, ग्रेनिसेट्रन, ऑन्डेनसेट्रन, टोपिसेट्रन, पैलोसेट्रन, रेमोसेट्रन, ये 5:3 एंटागोनिस्ट है। जो आपको ये ड्रग कहाँ पर मिलेंगे, एंटी एमेटिक में मिलेंगे। इनके पास क्या है, एंटी एमेटिक प्रॉपर्टीज है। ये क्या करते हैं, एमएसएस को रोकते हैं, वॉमिटिंग को रोकते हैं। 5:2 एंटागोनिस्ट में केटानसरीन, रिटानसरीन, क्लोजापिन और रिस्पिरिडोन ड्रग है। ये सारे के सारे ड्रग क्या है, 5:2 एंटागोनिस्ट है। और नॉन सेलेक्टिव में आपको एर्गोटामिन, लाइसर्जिक एसिड, 2-ब्रोमो लाइसर्जिक एसिड, मिथाइल सर्जाइड, सिप्टोहेप्टाडिन, सिनरेजिन, ये सारे ड्रग्स वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन इज, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन, माइग्रेन के केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर क्या होगा जी, तो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन इज मिथाइल सर्जाइड, सुमाट्रिप्टन, अर्गोटामिन एंड प्रोप्रानोलॉल। अगर एक्यूट माइग्रेन हुआ स्टूडेंट तो उस केस में हम ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में कौन सा ड्रग को यूज करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट माइग्रेन इज मिथाइल सर्जाइड, सुमाट्रिप्टन, अर्गोटामिन एंड प्रोप्रानोलॉल। तो ड्रग ऑफ चॉइस की अगर बात की जाए एक्यूट माइग्रेन में, ड्रग ऑफ चॉइस की बात की जाए स्टूडेंट तो सिंपली यहां पर याद रखेंगे सुमाट्रिप्टन यूज किया जाता है ना। तो सुमाट्रिप्टन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ एक्यूट माइग्रेन। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको ड्रग रिलेटेड पॉइंट है जो आपको अपनी नोटबुक में लिखते जाना है, जो इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा कि अगर इन चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे तो इससे बाहर आपको नहीं पूछे जाएंगे, मोस्टली यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए हम लोग, और मतलब एक फंडामेंटल लेवल पे तैयार किया गया क्वेश्चंस है जो आपको वहां पर हेल्प करेगा। तो जो सुमाट्रिप्टन ड्रग है वो क्या है, एक्यूट माइग्रेन में क्या होते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली है द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे सकते हैं, NSAID दे सकते हैं। एंड ट्रिप्टन में जैसा कि सेरोटोनिन 5-HT1B डी रिसेप्टर एगोनिस्ट आर रिकमेंडेड। सुमाट्रिप्टन इज द फर्स्ट चॉइस। सुमाट्रिप्टन क्या है, फर्स्ट चॉइस ड्रग है, तो यहाँ पर दिया गया। माइल्ड में आप NSAID दे सकते हैं, मॉडरेट में NSAID कॉम्बिनेशन ट्रिप्टन के साथ अर्गोट अल्कलॉइड के साथ दे सकते हैं, सीवियर में ट्रिप्टन अर्गोट अल्कलॉइड साथ में दे सकते हैं। ये सारे ड्रग की क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं। किसके केस में यूज होते हैं, माइग्रेन के ट्रीटमेंट्स के लिए बेसिकली ड्रग ये क्या होते हैं स्टूडेंट, यूज होते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एंटी गाउट ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी। आइडेंटिफाई द एंटी गाउट ड्रग, एंटी गाउट ड्रग को हमें आइडेंटिफाई करना है विच इज नीदर एनाल्जेसिक, जो एनाल्जेसिक नहीं है, नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी नहीं है, बट सप्रेस गाउटी इन्फ्लामेशन। क्या करता है, गाउट का जो इन्फ्लामेशन है उसको सप्रेस करता है। तो इनमें से कौन से ड्रग हैं जो एंटी गाउट हैं, ड्रग जैसे नीदर एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक नहीं यानी कि पेन को रिड्यूस नहीं करेगा, पेन को कम नहीं करेगा, इन्फ्लामेशन को भी कम नहीं करेगा, लेकिन गाउट में यूज होता है और गाउट के इन्फ्लामेशन को सप्रेस करेगा, कम करेगा, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। एंटी गाउट ड्रग है लेकिन पेन को ठीक नहीं करेगा, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी नहीं है, लेकिन गाउट के केस में यानी गाउट डिसऑर्डर किसी को और उसमें इन्फ्लामेशन हुआ उसको ये सप्रेस करेगा, ठीक करेगा। एंडोमेथासिन, प्रोबेनिसिड, कॉल्चिसिन और सल्फिनपायराजोन। किस ड्रग के पास आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगा, एंडोमेथासिन, प्रोबेनिसिड, कॉल्चिसिन एंड सल्फिनपायराजोन। किस केस में आपको देखने को मिलेगा, एंडोमेथासिन, प्रोबेनिसिड, कॉल्चिसिन, सल्फिनपायराजोन। तो सिंपली आपका आंसर होगा जी कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन के पास आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, है ना। कॉल्चिसिन के पास आपको ये प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगे, क्लियर। चले तो कॉल्चिसिन, इट इज एन एल्कलॉइड फ्रॉम द कॉल्चिसिन ऑटोमनेल, ये एक प्लांट है जी, विच हैज बीन गाउट यूज होता है गाउट में 1763 से। कॉल्चिसिन इज नेदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, ये ना ही एनाल्जेसिक है ना ही इन्फ्लामेटरी है, बट इट इज स्पेसिफिकली सप्रेस गाउटी इन्फ्लामेशन। गाउट इन्फ्लामेशन को ये क्या करता है, सप्रेस करता है। इट डज नॉट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ प्रमोट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग डज नॉट इंक्लूडेड इन DMARD। DMARD जो आपका ड्रग
है गाउट के केस में, उसमें किनको नहीं रखा गया? क्लोरोक्विन, विनक्रिस्टिन, एजाथायोप्रिम एंड लेफ्लुनोमाइड। ये भी आपका ड्रग क्लासिफिकेशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये भी अगर आपने ड्रग क्लासिफिकेशन याद करके बैठे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, गाउट का, एनएसएआईडी का, हिस्टामिन्स का, सेरोटोनिन का, तो मुझे जहां तक लगता है कि 90% आज का केस जो है, 80% क्वेश्चन जो लगभग है 80% के अराउंड, ये क्या है आपका ड्रग क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट है, ये सॉल्व हो जाएंगे। 20% ही क्वेश्चन हम ड्रग रिलेटेड पॉइंट से लेकर के आ रहे हैं। तो बताइए ना डीएमआरडी में कौन से ड्रग नहीं है, नॉट इंक्लूड किया गया? तो सिंपली याद रखेंगे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विन का जो आपका है जी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन नहीं है। बाकी क्लोरोक्विन, एजाथायोप्रिन और लेफ्लुनोमाइड आपका ड्रग क्या है जी, डीएमएआरडी के अंडर में आते हैं। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन क्या है? विन का डेरिवेटिव्स है, प्लांट आपने पढ़ा होगा, एंटी कैंसरस थेरेपी यानी कैंसर को भी ठीक करने के लिए यूज किया जाता है इसको। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बायोलॉजिकल एजेंट में डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटाइड ड्रग यानी कि डीएमआरडी एंटी रिमेटाइड ड्रग की बात की जा रही है। तो इसमें आपका क्या है? मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, सल्फेसिलाजिन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लेफ्लुनोमाइड, ये सारे ड्रग हैं। यहाँ पर बिंग का ड्रग आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन देखने को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेरोटोनिन, 5HT का मतलब क्या है? सेरोटोनिन। द फॉलोइंग सेरोटोनिन रिसेप्टर इज नॉट अ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इनमें से कौन सा रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर नहीं है? 5HT1, 5HT2, 5HT3 एंड 5HT5। इनमें से कौन जीपीसीआर नहीं है? सबके सब जीपीसीआर हैं, केवल एक को छोड़कर, एक लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है या इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर भी उसको कहते हैं। तो 5HT1, 2, 3, 4 4 रिसेप्टर हैं, यहाँ पे 5 दिया गया है, 5वां रखा गया तो 5HT4। तो 5HT1, 2, 3, 4 ये 4 रिसेप्टर में कौन सा रिसेप्टर आपके जीपीसीआर नहीं है? तो सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पर, सिंपल सा है, याद कर लेना 5HT3। ठीक है, 5HT3 जो है वो जीपीसीआर नहीं है, इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर है जिसको हम लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर भी कहते हैं स्टूडेंट। तो 5HT3 नहीं है, 5HT1 है, 5HT2 भी है, 5HT4 भी है। ऑल मैस्करेनिक रिसेप्टर जीपीसीआर है, मतलब एसिटाइलकोलिन का जो मैस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं वो जीपीसीआर होते हैं, केवल निकोटिनी को छोड़ करके। निकोटिनी क्या है? तो इंट्रिंसिक आयन चैनल रिसेप्टर यानी कि लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। जितने भी आपके एड्रिनर्जिक हैं, चाहे वो अल्फा हो चाहे बीटा हो, सबके सब क्या है? जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर ही है। सेरोटोनिन में याद रखेंगे कि ऑल सेरोटोनिन आर जीपीसीआर यानी कि सबके सब क्या है? जीपीसीआर रिसेप्टर है, केवल किसी एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके भाई? तो 5HT3 को छोड़ करके। ठीक है, तो ये 3 मैंने याद करवा दिया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही दिया जा रहा है, 4 टाइप ऑफ रिसेप्टर हैं, है ना? ये सब के सब क्या है? तो 5HT1, 2 एंड 4 to 7 क्या है? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। बाकी 3 क्या है? लिगैंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है। लास्ट पॉइंट, ठीक है ना? 4 सब टाइप्स होते हैं, H1 to H4, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट चॉइस ऑफ डीएमआरडी। ये फिर से अल्थराइटिस पे हम लोग आ गए, रेमेटाइड अल्थराइटिस पे। फॉर मॉडरेट सीवियर रेमेटाइड अल्थराइटिस, तो सीवियर मॉडरेट टू सीवियर रेमेटाइड अल्थराइटिस में फर्स्ट चॉइस डीएमआरडी कौन सा यूज होता है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड एंड गोल्ड सॉल्ट। द फर्स्ट चॉइस ऑफ डीएमएआरडी फॉर मॉडरेट टू सीवियर रेमेटाइड अल्थराइटिस। मॉडरेट टू सीवियर रेमेटाइड अल्थराइटिस में फर्स्ट चॉइस ड्रग इनमें से कौन से हैं? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मेथोट्रेक्सेट, लेफ्लुनोमाइड एंड गोल्ड सॉल्ट। द फर्स्ट चॉइस ऑफ डीएमएआरडी फॉर मॉडरेट टू सीवियर रेमेटाइड अर्थराइटिस। मॉडरेट टू सीवियर रेमेटाइड अर्थराइटिस में कौन से ड्रग फर्स्ट चॉइस हैं डीएमएआरडी कैटेगरीज का? तो याद रखेंगे आपका मिथोट्रेक्सेट। कौन सा ड्रग है स्टूडेंट? मिथोट्रेक्सेट है। कुछ पॉइंट आपको याद रखना होता है, ड्रग क्लासिफिकेशन, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फर्स्ट चॉइस कौन सा है, लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, किस कैटेगरीज में कौन सा यूज होगा, ये सब पॉइंट आपको याद करने होते हैं। तो मिथोट्रेक्सेट क्या है जी? मिथोट्रेक्सेट इज द DMRD of the first choice and standard treatment for the most patient including case of juvenile rheumatoid arthritis. Response is more predictable and sustained over long term. Predictable है यानी कि हम इसको predictable का मतलब होता है कि पहले से हम predict करके रखते हैं कि ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। कॉम्बिनेशन में आपको 2 और 3 DMRD मोस्टली इंक्लूड कर सकते हैं मिथोट्रेक्सेट के साथ। और ये क्या करता है? साइटोकाइनिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, कीमोटैक्सिन्स के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन को भी इनहिबिट करता है।
तो ये आपके इम्यूनिटीज को भी, यानी सेल मेडिएटेड जो इम्यून रिएक्शन है उसको भी इनहिबिट करेगा, कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करेगा और साइटोकाइन को इनहिबिट करेगा। इस तरीके से ये आपको रिमेटाइड अर्थराइटिस को ठीक करने में हेल्प करता है ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट आर एग्जांपल ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर 1 पे एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टी कॉज करता है। इथेनोलामाइन, फिनोथायाजिन, इथेनाइल डायमीन्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट आर एग्जांपल ऑफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट आर एग्जांपल ऑफ इथेनोलामाइंस, फिनोथायाजिन्स, इथाइलिन डायमीन्स एंड ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट चॉइस अपना फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट इनमें से कौन से हैं? तो ऑल ऑफ द एबव, सबके सब हैं आपके फर्स्ट जनरेशन H1 ब्लॉकर ड्रग। हिस्टामिन 1 पे सबके सब ब्लॉक करते हैं। इथेनोलामाइन है, इथाइलिडाइमिन है, अल्कालामिन है, पिपराजिन है, पिपरिडिन है, फिनोथायाजिन है, ट्राइसाइक्लिन डाइबेंजोक्सिपिन है। ये सबके सब क्या है? फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट है, यानी हिस्टामिन रिसेप्टर 1 पे एज ए एंटागोनिस्ट वर्क करने वाले ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट? ड्रग है। उनके एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। अब सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट इनमें से कौन से हैं? अल्काइलामिन, थैलाजीन्स, पिपेराजिन एंड ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट इनमें से कौन से हैं? अल्काइलामिन, थैलाजीन एंड पिपेराजिन एंड ऑल ऑफ द एबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट इनमें से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। अल्काइलामिन्स, आपका थैलाजीन्स, पिपरेजिन्स एंड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर सेकंड जनरेशन में भी सबके सब ड्रग है ना। तो आपका अल्काइलामिन, एक्रिबास्टिन, पिपेराजिन में सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, आपका थैलाजिनोन्स में आपका एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड, पिपरिडिन में टर्फिनाडिन, एस्टेमिजोल, लोराटिडिन एंड फेक्सोफिनाडिन ड्रग है। ये सब के सब आपके क्या हो गए जी? आपके सेकंड जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट। ड्रग की क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ H2 एंटागोनिस्ट। अब H2 एंटागोनिस्ट का एग्जांपल पूछा जा रहा है। सिमेटिडिन, साइक्लिजिन हाइड्रोक्लोराइड, प्राइलामिन, मैलिएट एंड एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। H2 ब्लॉकर, फसीरानी रोलो, ट्रिक्स दिया था मैंने। फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, लोक्साटिडिन। तो कौन सा ड्रग है आपका? H2 ब्लॉकर। तो H2 ब्लॉकर यानी H2 एंटागोनिस्ट क्या हो जाएगा? सिमेटिडिन हो जाएगा। फेमोटिडिन, सिमेटिडिन, रानिटिडिन, लोक्साटिडिन ये सारे ड्रग क्या है आपके? H2 ब्लॉकर हैं। ठीक है ना। तो सिमेटिडिन, रानिटिडिन, फेमोटिडिन ये सबके सब क्या है आपके? H2 ब्लॉकर हैं। यूज टू ट्रीट ड्यूरनल अल्सर एंड प्रिवेंट देयर रिटर्न। अल्सर के केस में बेसिकली ये यूज होते हैं। HCl के प्रोडक्शन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारी स्टमक में HCl का प्रोडक्शन को ये क्या करते हैं? कम करते हैं। एंटी अल्सर ड्रग में आपने इनको पढ़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-HT2C रिसेप्टर एगोनिस्ट। 2C यानी कि सेरोटोनिन के सेकेंड रिसेप्टर के C सब टाइप्स पे जाकर के एज अ एगोनिस्ट वर्क करता है। वो ड्रग कौन से हैं? रेटानसेरिन, लोरकासेरिन, क्लोजापाइन एंड ऑन्डेनसेट्रोन्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-HT2C रिसेप्टर एगोनिस्ट। रेटानसेरिन, लोरकासेरिन, क्लोजापाइन एंड ऑन्डेनसेट्रोन्स। कौन से ड्रग होंगे जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज 5-HT2C रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो सिंपली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 2C रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट वर्क करने वाले ड्रग हो जाएंगे लोरकासेरिन। क्या हो जाएंगे जी? लोरकासेरिन। सब ड्रग क्लासिफिकेशन है। ये सब के सब क्वेश्चन जो अभी हम देख रहे हैं एक सीरीज में एक साथ जो जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये सब के सब ड्रग क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। डायरेक्ट ड्रग क्लासिफिकेशन से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपको सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो लोरकासेरिन एगोनिस्ट है 2C रिसेप्टर पे, अप्रूव्ड यूज इन ओबेसिटी एज इट डिक्रीज एपेटाइट। ओबेसिटी में यूज होता है जिसको मोटापा की बीमारी है, तो उसको दुबले होने के लिए यानी कि वजन कम करने के लिए ये लोरकासेरिन ड्रग क्या होते हैं? यूज होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या करता है? द मेडिकेशन स्टिमुलेट 5-HT2C रिसेप्टर ऑन द प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन। प्रो-ओपियोमेलानोकॉर्टिन पे ये क्या करता है? 5-HT2C रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है न्यूरॉन्स इन द एक्यूट न्यूक्लियस। द कॉजेज द रिलीज ऑफ अल्फा मेलानोकॉर्टिन, और अल्फा मेलानोकॉर्टिन के रिलीज को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण हार्मोन्स अल्फा MSH which act on melanocortin 4 receptor in the
प्रिवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस टू सप्रेस एपेटाइट, ये एपेटाइट को क्या करता है, भूख को कम करता है, सप्रेस करता है। नेक्स्ट आते हैं 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल अर्गोट अल्कोलाइड, इनमें कौन से ड्रग हैं जो नेचुरल अर्गोट अल्कलॉइड से हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल अर्गोट अल्कलॉइड, अर्गोट अल्कलॉइड का नेचुरल अर्गोट यानी जिनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, क्लोरथाइजोक्साइड, पॉलीथाइजाइड, अर्गोमेट्रिन एंड थियोफाइलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नेचुरल अर्गोट अल्कलॉइड्स की यहाँ पर अर्गोट अल्कलॉइड्स आपने पढ़ा होगा ना, अर्गोट ऑफ राई है ना, ग्रामिनी फैमिली है इसका, फार्माकोग्नोसी में आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा हिप्सोक्रेसी भी फैमिली इसका है, ये भी आपने पढ़ा होगा। अर्गोट ऑफ राई इनके सिनोनिम्स हैं, क्लेविसेप्स परपुरिया इनको ऑब्टेन किया जाता है क्लेविसेप्स परपुरिया से। तो ये आपका इनमें से कौन से ड्रग हैं जो नेचुरल हैं, तो ऑब्वियस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अर्गोमेट्रिन। अर्गोट का अर्गोमेट्रिन क्या है जी, इनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हैं, तो अर्गोमेट्रिन यहाँ पर क्या है, नेचुरल है, बाकी सबके सब क्या है, सिंथेटिक है। अर्गोट का अर्गोमेट्रिन क्या है, नेचुरल है, अर्गोटामीन, अर्गोमेट्रिन ये सब क्या है, नेचुरल सिंथेटिक आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, है ना। तो अर्गोट अल्कलॉइड अगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट है एंड एंटागोनिस्ट है 5-HT रिसेप्टर पे। अर्गोट अल्कलॉइड आर प्रोड्यूस्ड बाय द क्लेविसेप्स परपुरिया, मैंने बताया एक फंगस इसको हम लेते हैं। और नेचुरल अर्गोट अल्कलॉइड इंक्लूड अर्गोमेट्रिन, अर्गोटामीन, अर्गोटॉक्सिन, ये सब क्या है, नेचुरल अर्गोट अल्कलॉइड हैं, ठीक है, अर्गोटामीन, अर्गोमेट्रिन एंड अर्गोटॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम रिक्वायर्ड इन कन्वर्जन ऑफ हिस्टिडीन टू हिस्टामिन। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है जो आगे जाकर के हिस्टामिन का फॉर्मेशन करता है, और हिस्टामिन हमारा क्या है, ऑटोकॉइड्स है। हिस्टिडीन एक अमाइनो एसिड है जो आगे जाकर के हिस्टामिन का फॉर्मेशन करते हैं। अब कौन एंजाइम इसको हेल्प करता है, एन मिथाइल ट्रांसफरेज, डी कार्बोक्सिलेज, अमीनो ऑक्सीडेज और डायमीन ऑक्सीडेज। कौन से एंजाइम हिस्टिडीन को हिस्टामिन में कन्वर्ट करता है, ये आपने हिस्टामिन सिंथेसिस में पढ़ा होगा, यानी जब आपने हिस्टामिन के सिंथेसिस पढ़ा होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि हिस्टिडीन को एक एंजाइम की हेल्प से, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की हेल्प से हिस्टामिन में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो कौन सा एंजाइम है जी, डी कार्बोक्सिलेज, याद रखेंगे। तो सिंपली हिस्टामिन जो है आपका डायमीन ऑक्सीडेज जो आपको एंजाइम है, सॉरी है ना, डायमीन ऑक्सीडेज, ये गलत आंसर है भाई, है ना, ये आपका गलत है, और डायमीन ऑक्सीडेज यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आपको सॉरी एक मिनट, हाँ हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज सही है जी, है ना, सॉरी यहाँ पर आपको ये डी कार्बोक्सिलेज ही एंजाइम है। देखो हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज की हेल्प से क्या बनाता है, हिस्टामिन। डायमीन ऑक्सीडेज इसको ब्रेक डाउन करता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो हिस्टिडीन को हिस्टामिन में कन्वर्ट कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक एंजाइम है जिसका नाम है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जो हिस्टिडीन अमाइनो एसिड को हिस्टामिन में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था लेकिन सही है, यही करेक्ट आंसर है। विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर। अच्छा ये तो एक बार और क्वेश्चन सॉल्व हो गया है कि किस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को ऑटो रिसेप्टर कहते हैं, सबका आंसर चाहिए इसमें, H1, H2, H3, H4। अभी आज वाली ही सीरीज में ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। विच हिस्टामिनिक रिसेप्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिसेप्टर, किस हिस्टामिनिक रिसेप्टर को हम लोग ऑटो रिसेप्टर कहते हैं, H1, H2, H3, H4। Which histaminic receptor is also known as autoreceptor? Autoreceptor H1, H2, H3, H4. Which histaminic receptor is also known as autoreceptor? किस histaminic receptor को हम लोग autoreceptor के नाम से जानते हैं, H3 ना जी, क्या होगा H3। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो H3 यहाँ पर क्या है, ऑटो रिसेप्टर है, ठीक है ना। सबका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले भी अपन देख चुके हैं कि कौन किसको क्या करता है, कहां पर कौन सा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कॉज करेगा, ये पॉइंट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। आज वाले ही सीरीज में अभी इसको सॉल्व किया था अपन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है H1 ब्लॉकर विद लिस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट। ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं क्या, लिस्ट एंड मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट। तो बताइए टर्फेनाडिन, डाइफेनहाइड्रामिन, यही था क्या, है ना, क्या था भाई, टर्फेनाडिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन। टर्फेनाडिन के पास लिस्ट सेडेटिव इफेक्ट होता है और डाइफेनहाइड्रामिन के पास मोस्ट सेडेटिव इफेक्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चन अपन पढ़ चुके थे, अभी ये भी रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, टर्फेनाडिन एंड डाइफेनहाइड्रामिन, है ना। तो यही है, टर्फेनाडिन लिस्ट सेडेटिंग है, डाइफेनहाइड्रामिन मोस्ट सेडेटिंग है। फेक्सोफेनाडिन फास्टेस्ट एक्टिंग एंटीहिस्टामिनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको याद रखना। एस्टिमिजोल स्लोएस्ट एक्टिंग है, एक्रीबास्टिन शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीहिस्टामिनिक है, जो ओलेप्टाडिन है वो टॉपिकल H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, नेजल स्प्रे में यूज होता है। और ये सब के सब क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे, ये जो
जितने आप देख रहे हो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं जी, सबके सब क्या है, क्वेश्चंस हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट है। नॉन सेलेक्टिव समझ रहे हो, हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर पे, किसी रिसेप्टर पे जाकर के एज एगोनिस्ट बाइंड करेंगे। 4 मिथाइल हिस्टामिन, इमिप्रोमिडिन, बीटा हिस्टामिन एंड क्लोरफेनिरामिन। ये भी अभी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व तो नहीं किया था, लेकिन वहां पर मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। नॉन सेलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट यानी जो हिस्टामिन रिसेप्टर पे एज एगोनिस्ट बाइंड करेंगे किसी पर भी, H1 हो, H2 हो, H3 हो, किसी रिसेप्टर पे। तो 2 ड्रग मैंने बताया था, माइंड यूज करो। एक मैंने बताया था हिस्टामिन, हिस्टामिन भी क्या है, नॉन सेलेक्टिव है। सेकंड मैंने बताया था बीटा हिस्टामिन, कौन सा जी, बीटा हिस्टीन, है ना। बीटा हिस्टीन भी क्या है, आपके नॉन सेलेक्टिव हिस्टामिन एगोनिस्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा हिस्टीन, क्योंकि हिस्टामिन तो यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बीटा हिस्टीन हो जाएगा, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलेक्टिव हिस्टामिनर्जिक एगोनिस्ट, तो आपका आंसर होगा बीटा हिस्टीन। क्लियर कर लोगे, यही है हिस्टामिन और बीटा हिस्टामिन। H1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट 2 मिथाइल हिस्टामिन, 2 पायोडाइल इथाइलमिन, 2 थायाजोलाइल इथाइलमिन, डीमाप्रिट और इप्रोमिडिन आपका सेलेक्टिव H2 एगोनिस्ट है। सेलेक्टिव H3 में आपका है अल्फा मिथाइल हिस्टामिन और इमेटिट, ठीक है। ये आपके क्या है, टोटल ड्रग्स हैं। एक और क्वेश्चन हम लोगों ने इससे रिलेटेड अभी सॉल्व भी किए थे, है ना। नेक्स्ट आते हैं, द फॉलोइंग इज अ सेलेक्टिव 5-HT4 एगोनिस्ट। अब 5-HT4 रिसेप्टर पर एज अ एगोनिस्ट वर्क करने वाले कौन से ड्रग हैं, बसपीरोन, सुमाट्रिप्टन, सीसापिराइड एंड क्लोजापाइन। 5-HT4 रिसेप्टर पर एज अ एगोनिस्ट बाइंड होने वाले, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो कौन से ऐसे ड्रग हैं जो 5-HT4 रिसेप्टर पे एज अ एगोनिस्ट वर्क करते हैं, बसपीरोन, सुमाट्रिप्टन, सीसापिराइड एंड क्लोजापाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी, सीसापिराइड। कौन सा ड्रग हो जाएगा आपका, सीसापिराइड हो जाएगा, जो 5-HT4 पे एज अ एगोनिस्ट बाइंड करते हैं। तो एगोनिस्ट 5-HT1 पे, 1 के 1A पे बसपीरोन है, 1B और 1D पे सुमाट्रिप्टन है, 5-HT3 पे 2 मिथाइल 5-HT है, 5-HT4 पे मेटोक्लोप्रोमाइड, सीसाप्राइड और रेंजाप्राइड है, 5-HT2A पे कीटानसरीन है एंटागोनिस्ट में, और 5-HT2A 2C पे क्लोजापाइन, मिथाइल सल्जाइड है, 5-HT3 पे ऑन्डेनसेंट्रॉन, ग्रेनिसेंट्रॉन, ये सारे ड्रग हैं और इनके एक्शन भी दिए गए हैं। तो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों है। सेरोटोनिन क्लासिफिकेशन है आपका, इतना भी करके जाओगे तो यूज याद हो जाएगा। सुमाट्रिप्टन माइग्रेन में यूज होगा। एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टी किसके पास है, बसपीरोन के पास, है ना। एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी केटानसरीन के पास है। माइग्रेन में आपका क्लोजापाइन मिथाइल सल्जाइड यूज होगा। कीमोथेरेपी में आपका या वोमिटिंग में आपका ऑन्डेनसेंट्रॉन और ग्रेनिसेंट्रॉन यूज होगा। तो देखिए यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्लासिफिकेशंस आप अच्छे से बिल्कुल इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या तो आप इसको लिख लीजिए और इनको याद करके जाइएगा। सेरोटोनिन आपका कवर हो गया लगभग पूरा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट माइग्रेन। अक्यूट माइग्रेन के केस में कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस होगा, यानी किसको हम डॉग के रूप में यूज करेंगे, यानी कि चॉइस करेंगे। पहली चॉइस में कौन सा ड्रग रखेंगे, मेथिसरजाइड, सुमाट्रिप्टन, अर्गोटामिन एंड प्रोप्रानोलॉल। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट माइग्रेन, अक्यूट माइग्रेन में कौन सा ड्रग एज अ ड्रग ऑफ चॉइस, यानी कि अक्यूट माइग्रेन में कौन सा ड्रग यूज होगा, मेथिसरजाइड, सुमाट्रिप्टन, अर्गोटामिन एंड प्रोप्रानोलॉल। कौन सा ड्रग होगा जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अक्यूट माइग्रेन। अक्यूट माइग्रेन में कौन सा ड्रग होगा जो ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में यूज होगा, मेथिसरजाइड, सुमाट्रिप्टन, अर्गोटामिन, प्रोप्रानोलॉल। क्या होगा जी, तो अक्यूट माइग्रेन में आपका सुमाट्रिप्टन। ये क्वेश्चंस अभी हम और भी सॉल्व किए थे, इसी से रिलेटेड या इससे मिलता जुलता ही वो भी क्वेश्चन था। तो अक्यूट माइग्रेन में सुमाट्रिप्टन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। द अक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन अटैक, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी तो है ही, साथ में ट्रिप्टन ड्रग है, और ट्रिप्टन में हम क्या यूज करते हैं, सुमाट्रिप्टन बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, यूज करते हैं। इन वेरी सीवियर अटैक सबक्यूटेनियस सुमाट्रिप्टन इज फर्स्ट चॉइस। और अगर बहुत सीवियर अटैक है माइग्रेन का तो उस केस में हम सुमाट्रिप्टन का ही आपको सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट करके देते हैं ड्रग। बाकी आपका सुमाट्रिप्टन NSAID के साथ यूज होगा माइग्रेन के केस में, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज टॉर्सेड डी पॉइंट, यानी कि जो क्यूटी इंटरवल को इंक्रीज करता है हार्ट के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज टॉर्सेड डी पॉइंट, टॉर्सेड डी पॉइंट कॉज करने वाले ड्रग कौन कौन से हैं,
तो एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, सिप्रोहिप्टाडीन एंड टर्फिनाडीन, कौन सा ड्रग जो है जी वो टॉर्सेड डी पॉइंट को कॉज करेगा? क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉज टॉर्सेड डी पॉइंट, इनमें से कौन से ऐसे ड्रग हैं जो टॉर्सेड डी पॉइंट को क्या करेंगे, कॉज करेंगे? एस्प्रिन, नेप्रोक्सिन, सिप्रोहेप्टाडीन, टर्फिनाडीन। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स वगैरह भी क्या करते हैं, बहुत सारे सीबीएस पे एक्ट होने वाले ड्रग भी क्या करते हैं, टॉर्सेड डी पॉइंट को कॉज करते हैं। टॉर्सेड डी पॉइंट एक्चुअली क्या, क्यूटी इंटरवल का बढ़ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्फिनाडीन। कौन सा ड्रग हो जाएगा जी, टर्फिनाडीन यहाँ पर टॉर्सेड डी पॉइंट कॉज करता है। तो देखिए टॉर्सेड डी पॉइंट कौन कौन कॉज करता है, तो एंटी अरिथमिया में, याद रखना एंटी अरिथमिया में आपका क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डिसोपारामाइड, प्रोपाफिनॉन, एमिटोरोन एंटी अरिथमिक ड्रग है और टॉर्सेड डी पॉइंट को कॉज करेगा, यानी कि क्यूटी इंटरवल को क्या करेगा, प्रोलॉन्ग करेगा, इंक्रीज करेगा। एंटी माइक्रोबियल में क्विनिन, निमेफ्लोक्विन, आर्टेमिसिलिन, हेलोफेंट्रिन, स्पारफ्लोक्सासिन, गेटिफ्लोक्सासिन। एंटी हिस्टामिनिक में टर्फेनाडीन, एस्टिमिजोल और इवास्टिन। एंटी डिप्रेजेंट में एमिट्रिटाइलिन एंड अदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेजेंट ड्रग। एंटी साइकोटिक में आपका ड्रग जो होगा जी वो थायरोडाजिन होगा, रेस्पेरिडोन होगा। प्रोकाइनेटिक में आपका हो जाएगा सीसाप्राइड। ये वो ड्रग हैं, ये सारे एग्जांपल वो ड्रग हैं जो टॉर्सेड डी पॉइंट कॉज करते हैं, यानी कि क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं। आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस टाइप से पढ़ा होगा ना, ये आपने इस टाइप से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा होगा, है ना, इस टाइप से आपने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ा होगा, इस टाइप से पढ़ा है क्या? तो यही आपका क्यूटी इंटरवल यहीं पे आता है। तो क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग करता है, उसी को हम कहते हैं टॉर्सेड डी पॉइंट, उस इफेक्ट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूरिकोसूरिक एजेंट? यूरिकोसूरिक एजेंट कहां पर यूज होगा स्टूडेंट? तो यूरिकोसूरिक एजेंट होगा गाउट में। कहां पर यूज होंगे? गाउट में। तो कौन से यूरिकोसूरिक एजेंट नहीं है? प्रोबेनिसिड एसिड, सल्फासिलाजिन, सल्फिन पायराजोन, ऑल ऑफ दिस। यूरिकोसूरिक एजेंट कहां पर यूज होता है? तो यूरिक एसिड को रिमूव करने में, यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर करने में यूरिकोसूरिक एजेंट यूज होते हैं। बेसिकली गाउट में यूज होते हैं। गाउट डिसऑर्डर में यूरिकोसूरिक एजेंट को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। प्रोबेनिसिड एसिड, आपके प्रोबेनिसिड जो है आपके वो यूरिकोसूरिक एजेंट है। सल्फिन पायराजोन भी यूरिकोसूरिक एजेंट है। यहाँ पर सल्फासिलाजिन जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जी, ये आपका यूरिकोसूरिक एजेंट में नहीं आते हैं। सल्फासिलाजिन यूरिकोसूरिक एजेंट्स के अंडर में नहीं आते हैं। क्लियर? तो सल्फासिलाजिन एंटीबायोटिक्स ड्रग है, आपने सल्फोनामाइड में आपने पढ़ा होगा। ये बेसिकली शायद अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि कोलोन वाले रीजन में अल्सर हो जाता है, उस केस में शायद यूज होते हैं, थोड़ा सा मुझे ध्यान है। तो सल्फासिलाजिन आपको याद रखना, ये एंटीबायोटिक्स है, ये आपको यूरिकोसूरिक एजेंट के रूप में यूज नहीं होंगे। बाकी प्रोबेनिसिड, सल्फिन पायराजोन, ये ड्रग क्या है? यूरिकोसूरिक है। अभी हमने बताया था यूरिकोसूरिक में प्रोबेनिसिड, सल्फिन पायराजोन। अक्यूट गाउट में NSAID, कोलिसिसिन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यूज होगा। ये क्रोनिक गाउट में आपको क्या यूज करना है? क्रोनिक गाउट होगा, उस केस में आपको प्रोबेनिसिड, सल्फिन पायराजोन ड्रग क्या होते हैं? यूज होते हैं। सिंथेसिस इनहिबिटर में एलोपेरिनोल और फेविक्सोस्टेट ड्रग है। क्या जी? एलोपेरिनोल और फेविक्सोस्टेट है। क्रोनिक गाउट और हाइपरयूरिसीमिया में ड्रग फॉर गाउट में। आइबुप्रोफेन एक्ट ऑन, आइबुप्रोफेन जो ड्रग है कब एक्ट होता है, यानी किस पे एक्ट करता है? आइबुप्रोफेन जो आपका ड्रग है NSAID कैटेगरी का ड्रग है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरीज का ड्रग है। लिपोक्सिजिनेज पाथवेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे, काइनिन सिस्टम और सेरोटोनिन सिस्टम, किस सिस्टम पे आइबुप्रोफेन जाकर के वर्क करता है? लिपोक्स पे या कॉक्स पे? यानी लिपोक्स यानी कि लिपोक्सिजिनेज पाथवे, कॉक्स यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन बनते हैं। लिपोक्स पाथवे से ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस होती है। तो आइबुप्रोफेन किसको टारगेट करता है? ल्यूकोट्राइन के रिलीज को या प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन के रिलीज को, सिंथेसिस को। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को टारगेट करेगा ताकि प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन और थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो। तो आइबुप्रोफेन किसको टारगेट करेगा? कॉक्स पाथवेज को टारगेट करेगा। लिपोक्स पाथवे में ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। लिपोक्स पाथवेज में क्या बनते हैं स्टूडेंट? ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। कॉक्स पाथवे से प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और प्रोस्टासाइक्लिन तीनों बनते हैं। तो इस कॉक्स पाथवे यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे को आइबुप्रोफेन NSAID ड्रग है जो क्या करता है? फॉलो करता है। तो आइबुप्रोफेन इज द मेडिकेशन, द नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द कॉक्स एंजाइम। कॉक्स यानी जो साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवेज को कैटालाइज करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। रिलेटेड टू द सेफेस्ट ट्रेडिशनल NSAID, सेफेस्ट ड्रग है, ट्रेडिशनल NSAID है। या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन आगे जाकर के एराचिडोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, वहां से कॉक्स एंजाइम जो है वो क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस करता है। इसी को NSAID क्या करता है? इनहिबिट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो फॉस्फोलाइपेज को यहाँ पे टारगेट करता है। ये अलग अलग ड्रग का अलग अलग यहाँ पर क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन दैट यूज्ड इन द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 का मतलब क्या है, प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है ना। प्रोस्टाग्लैंडिन PG के नाम से, थ्रोम्बोक्सिन TXA2 के नाम से, और प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 के नाम से क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, PGI के नाम से बेसिकली इंडिकेट किया जाता है। तो फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन दैट यूज्ड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन में जो यूज होते हैं लंग्स वाले एरिया में, रेस्पिरेटरी वाले एरियाज में, कौन से ड्रग हैं आपका, इपोप्रोस्टिनोल, एलप्रोस्टाडिल, डिनोप्रोस्टोन एंड मिसोप्रोस्टोल। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में कौन से ड्रग यूज होंगे जो प्रोस्टासाइक्लिन कैटेगरीज के ड्रग हैं। तो बेसिकली यहां पर करेक्ट आंसर होगा जी आपका एपोप्रोस्टिनोल, है ना। एक बार देख लेते हैं एपोप्रोस्टिनोल के बारे में क्या पॉइंट है। तो देखिए, नेचुरल प्रोस्टाग्लैंडिन आपका PGE2, डिनोप्रोस्टोन, गेमिप्रोस्टोन, डिनोप्रोस्टोन, तो आपको यहाँ पर ड्रग क्या था, एपोप्रोस्टिनोल। ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखिए यूज होता है, PGI2 है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो यूज भी यहाँ पर दिया गया है कि PGE2 क्या करता है, लेबर पेन में यूज होगा, इंडक्शन यानी जो डिलीवरी के टाइम। गेमिप्रोस्ट सर्वाइकल प्रिम्पिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी में। डिनोप्रोस्टोन मिड टर्म अबॉर्शन में, डिमोप्रोस्टोन यूज होता है अबॉर्शन करने में। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में एल-प्रोस्टाडिल यूज होता है। PGE1 आपका प्रोस्टाग्लैंडिन टाइप है PGE1, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन होने पे एल-प्रोस्टाडिल यहाँ पर यूज होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग 5-मिथाइल PGF2 कार्बोप्रोस्ट है। मिथाइल PGE1 एस्टर में, मिसोप्रोस्टोल में है पेप्टिक अल्सर, अबॉर्शन कंट्रोल, पोस्टपोर्शन एंड हेमरेजेस। PGE2 में लैटिनोप्रोस्ट, ट्रैबोप्रोस्ट, बिमेटोप्रोस्ट, ये ग्लाकोमा में यूज होते हैं तीनों ड्रग, ठीक है। तो ये इनके यूजेस से रिलेटेड भी आपको पॉइंट याद रखना है, इनके यूज से भी रिलेटेड आपको पॉइंट क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है कि कौन से ड्रग किस केस में, किस यूजेस में, मतलब कैटेगरीज में इनको हम यूज करेंगे जो, ठीक है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन है और इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को भी आपको लिख लेना है। दिख गया ना पूरे टेबल्स आपको अच्छे से, है ना, तो इनको लिख लेना है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मिथोट्रिक्सेट इन रेमेटाइड अर्थराइटिस। मिथोट्रिक्सेट ड्रग है वो रेमेटाइड अर्थराइटिस में यानी अर्थराइटिस के केस में यूज होता है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ये पूछा जा रहा है। तो डिक्रीज्ड फॉलेट सिंथेसिस, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को डिक्रीज करता। आपने ये एंटीबायोटिक्स में भी पढ़ा होगा, सल्फोनामाइड्स में फॉलेट सिंथेटेज एंजाइम इनहिबिटर ड्रग है सल्फोनामाइड। फॉलेट रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर आपका क्या है, मिथोट्रिक्सेट। तो फॉलेट, डिक्रीज फॉलेट सिंथेसिस, डिक्रीज थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, डिक्रीज प्यूरिन सिंथेसिस एंड इंक्रीज प्यूरिन सिंथेसिस। तो बताइए, मैंने हिंट भी दे दिया आपको, मिथोट्रिक्सेट PMT प्रोग्राम, पायरीमेथामीन, मिथोट्रिक्सेट, ट्राइमिथोप्रीम एंड प्रोगुआनिल, 4 ऐसे ड्रग हैं जी जो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। कौन से एंजाइम को इनहिबिट करते हुए, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हुए। आपने एंटीबायोटिक सल्फोनामाइड में आपने पढ़ा होगा, सल्फोनामाइड में आपने पढ़ा होगा कि सल्फोनामाइड डाइहाइड्रोफॉलेट सिंथेटेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसके कारण फॉलिक एसिड की सिंथेसिस बंद हो जाती है बैक्टीरियल बॉडी में। और 4 ड्रग आपने पढ़ा होगा, पायरीमेथामीन, मिथोट्रिक्सेट, ट्राइमिथोप्रीम एंड आपका प्रोगुआनिल। ये 4 वो ड्रग हैं जो आपके क्या होते हैं, फॉलेट सिंथेटेज यानी फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ये भी इनहिबिट करते हैं, मगर एंजाइम दूसरा होता है, एंजाइम का नाम है डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज। तो रिडक्टेज को ये टारगेट करते हैं, सिंथेटेज को सल्फोनामाइड टारगेट करते हैं, दोनों में फॉलेट वर्ड है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, ये तो आपका फॉलेट सिंथेसिस को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, थाइमिडाइलेट सिंथेसिस को भी क्या करेगा, टारगेट करेगा। तो मिथोट्रिक्सेट क्या है, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, मैंने बताया ना कि डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग है, ठीक है। हैज प्रोमिनेंट इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। Beneficial effect in rheumatoid arthritis is probably related to inhibition of cytokinin production. cytokinin के प्रोडक्शन को इनहिबिट करता है, कीमोटैक्सिस के प्रोडक्शन को कम करता है, सेल इमीडिएटेड इम्यून रिएक्शन को कम करता है। इट इज फर्स्ट चॉइस DMARD एंड यूज्ड एट मच लोअर डोज देन रिक्वायर्ड इन द कैंसर कीमोथेरेपी। बहुत कम डोज में इफेक्ट देगा। ओरल अल्सरेशन GI एपिसेट आर द मेजर साइड इफेक्ट। ये GIT में आपका ओरल अल्सरेशन कॉज कर सकता है, एपिसेट कर सकता है। तो डाइहाइड्रोफॉलिक एसिड, डाइहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनाता है, टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो मिथोट्रिक्सेट इसी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, जो आगे जाकर के प्यूरिन पायरिमिडिन्स यानी यूरिक एसिड और का जो फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिन पायरिमिडिन, उनकी सिंथेसिस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां पर आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका होगा डिक्रीज फॉलेट सिंथेसिस, है ना,
है ना, थाइमिडाइलेट मत करना, फॉलिट करना, है ना। ये इनकरेक्ट ऑप्शंस है आपको बी वाले आंसर, या आपको ए आंसर यहाँ पे लगाना है। फॉलेट सिंथेसिस को कम करता है, फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को कम करता है, ठीक है, क्लियर। और वैसे अगर और डिटेल में जाओगे ना, अगर और डिटेल में जाओगे तो ये भी ऑप्शन सही है। अच्छा, अब ध्यान आया मेरे को, है ना, ये और डिटेल में जाओगे तो ये जो फॉलेट है आगे जाकर के थाइमिडीन, यानी जो आपका एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल 5 बनते हैं, तो थाइमीन्स की सिंथेसिस सबसे कम होती है। किसकी सिंथेसिस सबसे कम होती है? थाइमिन की। हाँ, अब करेक्ट हुआ, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। फॉलेट यानी फॉलिक एसिड की तो सिंथेसिस कम करेगा ही करेगा, और इस फॉलिक एसिड आगे जाकर के प्यूरिन पायरिमिडिन की सिंथेसिस को कम करता है, और जिसके कारण थाइमिन का लेवल बहुत कम हो जाता है। दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डिक्रीज थाइमिडाइलेट सिंथेसिस, यानी थाइमिडाइलेट यानी थाइमिडीन की सिंथेसिस को कम करेगा। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है ना। करेक्ट मैंने कर दिया, बिल्कुल समझ में आ गया। फॉलिक एसिड की सिंथेसिस कम करता ही करता है, लेकिन उस फॉलिक एसिड के कारण ये प्यूरिन और पायरिमिडीन की सिंथेसिस कम होगा, जिसके कारण थाइमिडीन्स कम बनेंगे, स्पेशली थाइमिडीन। इसलिए यहां पर थाइमिडीन को ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये करेक्ट आंसर होगा, यहां पर ये पॉइंट है, ठीक है। चलिए, आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, यानी कि मैराथन जो आपका ऑटोक्वाइड्स है उसका लास्ट क्वेश्चन है जी। सल्फासेलाजिन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेमेटाइड अर्थराइटिस। सल्फासेलाजिन 2 पार्ट में स्प्लिट करता है, ब्रेक हो जाता है, और कौन सा पार्ट रिमेटाइड अर्थराइटिस में यूज होते हैं? सल्फापायराजोल, सल्फापायरिडिन, सल्फनीलामाइड, नन ऑफ द एबव। तो सल्फासेलाजिन एक ड्रग है जी, ये स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, 2 भाग में ये क्या हो जाते हैं? विभाजित हो जाते हैं। 2 पार्ट में ये क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? डिवाइड हो जाते हैं। सिंपली समझना पॉइंट को, क्या कहना चाह रहे हैं। सल्फासेलाजिन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में स्प्लिट होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रेमेटाइड अर्थराइटिस, और इनमें से कौन से ड्रग हैं जो रेमेटाइड अर्थराइटिस में फिर यूज होते हैं? ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सल्फासेलाजिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, उसमें से सल्फापायरिडिन जो पार्ट है, 2 पार्ट यूज हुआ, जिसमें सल्फापायरिडिन वो पार्ट है जो बेसिकली रेमेटाइड अर्थराइटिस में क्या होते हैं? यूज होते हैं। तो सल्फासेलाजिन इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, जिनमें से यूज कौन होता है? सल्फापायरिडिन। कौन सा ड्रग यूज होता है स्टूडेंट? सल्फापायरिडिन यहाँ पर क्या होते हैं? यूज होते हैं। क्लियर? तो आपको याद कर लोगे। तो सल्फासेलाजिन में सल्फापायरिडिन कहां पर यूज होगा? सर्कुलेशन में जाएगा और अर्थराइटिस में यूज होगा। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है। ऑब्वियस, 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होगा। 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड आपने प्रोड्रग पढ़ा होगा किस कैटेगरी में? सल्फासेलाजिन में। कहां पर? एंटीबायोटिक, जब आपने सल्फोनामाइड पढ़ रहे होंगे। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड यूज होता है। सल्फापायरिडिन के पास रेमेटाइड अर्थराइटिस में यूज होते हैं। ये क्या कहते हैं? इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ सुपर ऑक्साइड एंड इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस, जिसमें इंट्राल्यूकिन्स है, TNF अल्फा यानी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा है, मोनोसाइट्स हैं, इन सबको ये इनहिबिट करते हैं। और ये क्या कहते हैं? लोकल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी देते हैं GOT वाले रीजन में, जिसके कारण ये कोलॉन्स वाले रीजन में अल्सर को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं, या इन्फ्लामेशन जो हुआ है उसको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। तो इट इज सेकंड लाइन ड्रग ऑफ रेमेटाइड अर्थराइटिस। सल्फासेलाजिन क्या है? सेकंड लाइन ड्रग है रेमेटाइड अर्थराइटिस में। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एडमिनिस्टर्ड ओरली एंड इज स्प्लिट इन द GOT बाय कोलोनिक बैक्टीरिया। क्या कर रहा है? इसको आप ओरली एडमिनिस्टर्ड कर सकते हो, और स्प्लिट कौन करता है? हमारी यानी सल्फासेलाजिन प्रो ड्रग है। जब हम अपनी बॉडी में उस ड्रग को खाते हैं तो हमारा जो कोलोनिक बैक्टीरिया यानी जो हमारे कोलोन वाले रीजन्स में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन के जो कोलोन्स वाले रीजन है, उस रीजन्स में जो भी बैक्टीरियाज हैं, वो बैक्टीरिया सल्फासेलाजिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक आपका सल्फापायरिडिन और एक आपका 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सल्फापायरिडिन जो है आगे जाकर के रेमेटाइड अर्थराइटिस में यूज होंगे, क्योंकि वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर एज लाइक इंट्राल्यूकिन्स, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इन सबको क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। और सल्फासेलाजिन जो आपका 5 अमीनो जो सैलिसिलिक एसिड है, यह इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, जिस कारण से कोलाइटिस यानी कोलोन वाले रीजन में अगर इन्फ्लामेशन हुआ है, अल्सर होने के कारण, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कोलोन वाले रीजन में जो इन्फ्लामेशन हुआ, तो उस वाले ही एरिया में, क्योंकि कोलोन वाले ही बैक्टीरिया इसको क्या करता है? 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो वहां पर ये लोकल एक्शन क्या करता है? कॉज करता है, और वहां पर आपको क्या करेगा? उस अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक करेगा। तो ये आज का मैराथन सीरीज, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस ऑटोक्वाइड्स के सॉल्व कर लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जनरल फार्माकोलॉजी सॉल्व कर लिया, जिसमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा वहां पर हम लोगों ने क्लिनिकल ट्रायल्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन सॉल्व कर लिए हैं।
कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग भी सॉल्व हो चुका है। इसके अलावा ड्रग एक्टिंग ऑन सीबीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट होने वाले ड्रग भी कंप्लीट हो चुके हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस, सीएनएस पे एक्ट होने वाले 2 टॉपिक हमने पढ़ा था, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पार्ट 1, ड्रग एक्टिंग ऑन सीएनएस पार्ट 2, यानी कि हमने 100 क्वेश्चंस किसके सॉल्व किए थे, सीएनएस के। तो 2 टॉपिक सीएनएस का हो गया जी। कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक यानी कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक, ये 2 टॉपिक हो गए, तो 4 टॉपिक हो गया। जनरल फार्माकोलॉजी के 2 टॉपिक हो गए, 6 टॉपिक हो गया। इसके अलावे हम लोगों ने सीबीएस डिस्कस किया था, 7 टॉपिक हो गया। और आज हमारा ऑटोकॉइड्स भी क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गए। यानी टोटल 8 टॉपिक्स हम लोग क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि टोटल 400 क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है फार्माकोलॉजी में। जो डिफरेंट फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन जो आपके स्टेट बोर्ड कह रहा हूँ, यानी अलग अलग स्टेट में जो क्वेश्चन आते हैं फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन को लेकर के, उसको हम लोगों ने क्या किया है, लगभग सॉल्व किया है। यानी कि 400 में अराउंड 200 क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए हैं, और 200 के अराउंड क्वेश्चंस हम लोगों ने उस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व किया है। और अभी तक हमारा क्या आउटपुट निकला, आउटपुट यह निकला है कि हम लोग को ड्रग के क्लासिफिकेशन पे प्राइम फोकस करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप देख रहे होगे ना प्रीवियस ईयर में जो पूछे जा चुके हैं वो ड्रग की क्लासिफिकेशन बेस्ड हैं। अगर ड्रग की क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजी में आपको याद है, ड्रग की क्लासिफिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद है, तो क्वेश्चंस ज्यादा चांस है क्वेश्चंस को सॉल्व होने की, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना। ड्रग क्लासिफिकेशन के बहुत अच्छे से ट्रिक्स भी दिए गए हैं, आपको दूसरे जगह से भी मिल जाएगा। और हमारे ऐप पर भी जो भी आपके कोर्स लॉन्च्ड है उसमें भी मेरी जो क्लास है फार्माकोलॉजी के, उसमें मैंने ड्रग क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे ट्रिक्स से याद करवाया है। समटाइम्स हम यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रग की क्लासिफिकेशन को आपको याद करवाते हैं ट्रिक्स दे करके, तो इनको फॉलो करना, ताकि वहां पर जो हमारा अप्रोच है क्वेश्चन सॉल्व होने की फार्मासिस्ट में वो बढ़ जाए, ठीक है। तो होपफुली आप सभी को क्लास समझ में आ रही होगी। बस आपसे यही है कि हमारे चैनल्स को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, अपने कलीग्स, अपने जूनियर्स को बताइए कि जीडीसी उनके लिए एक मैराथन सीरीज यानी फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए मैराथन सीरीज लेकर के आइए, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। So thank you everyone for watching GDC, supporting GDC. Thank you once again.